तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेजे के मांगा। पर ऐसा करते हैं पहले ना पुराना सिलेबस एक बार ना रिपीट कर लेते हैं। तो गाइस अब तक हमने देखा कि केंजेकू गोजो को कैद कर लेता है, जिस वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है और सुकुना भी इटाडोरी की बॉडी पर कब्जा करके बहुत सारे लोगों को मार डालता है, जिस वजह से हायर अप्स उसे मारने का फरमान जारी कर देते हैं। तब हम देखते हैं यूटा ओकोत्सु वहाँ आ जाता है और वो इनुमाकी का बदला लेने के लिए यूजी को मारने का डिसाइड करता है। और अब आगे तो गाइज अब हम यहाँ पर जेनिन क्लैन की गद्दी की लड़ाई देखते हैं, पर उससे पहले हम आपको जेनिन क्लैन की फैमिली ट्री के बारे में बता देते हैं, जिससे कि आपको सब कुछ समझने में आसानी होगी। जैसे कि आपने एनीमे में नायाबितो जेनिन को तो देखा ही होगा, जो कि जेनिन क्लैन का 26th लीडर है और वो इस टाइम डैगन और जोगो की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है। और अब उसके फैमिली मेंबर्स सारे उसके मरने की राह देख रहे हैं ताकि वो उसकी कुर्सी पर कब्जा कर सके। और इस लड़ाई में 3 मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है नायो जेनिन, जो कि नाबितो का बेटा है। वैसे तो नायो के बड़े भाई भी हैं, पर उसके अकॉर्डिंग वो सभी लोग बेकार हैं और हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। और दूसरा दावेदार है नाबितो का भाई ऑगी जेनिन, जो कि माकी और माई का बाप है। और तीसरा है जिंची जेनिन। वैसे तो हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि इसका जेनिन क्लान से क्या लेना देना है, पर ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह टोजी से रिलेटेड हो, क्योंकि टोजी नायाबितो के बड़े भाई का बेटा था। तो हो सकता है कि इसका उस चीज से कोई रिलेशन हो। तो अब यही सभी लोग हैं जो कि उस कुर्सी के दावेदारी के लिए लड़ रहे हैं और एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तभी उन सभी को ये खबर मिलती है कि नायाबितो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और हम देखते हैं फुरुडाटे उन सभी को नायाबितो की विल के बारे में बताने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग नायो जेनिन को 27th लीडर चुन लिया गया होता है और जेनिन क्लान के सारे एसेट्स उसे दे दिए गए होते हैं। और अगर ओजी जेनिन और जिंची जेनिन इस चीज को अप्रूव करते हैं तो नायो अपनी ड्यूटीज को निभा सकता है। पर तभी उन सभी को एक शॉकिंग न्यूज पता लगती है। उस विल के अंदर एक और कंडीशन होती है कि अगर किसी भी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है या फिर उसे कोई कैद कर लेता है, तो फिर तोजी फुशिगिरो के साथ एग्रीमेंट के हिसाब से मेगुमी फुशिगिरो को जेनिन क्लैन का लीडर बना दिया जाएगा और सब कुछ उसे मिल जाएगा। जिसे सुनकर नायो के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वही लीडर बनेगा। तब वो मेगुमी के बारे में पूछने लगता है। तब एक लेडी उसे बताती है कि मेगुमी इस टाइम सुकुना की वेसल यूजी इटाडोरी को ढूंढ रहा है, जिस वजह से नोया डिसाइड करता है कि वो सुकुना की वेसल को ढूंढेगा ताकि वो मेगुमी और इटाडोरी को मार सके। तब यहाँ यूकी इटाडोरी से कहती है, माफ कर देना कि मैं पहले ये सब कुछ रोकने नहीं आई, पर मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार मुझे उस टाइम करना क्या चाहिए। सिचुएशन तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास तो अब तक हो ही चुका होगा कि जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, क्योंकि मैं बस एक ऐसी ब्यूटीफुल लड़की हूँ जो कि इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना चाहती है। पर अब लेट आने की माफी के तौर पर मैं और मेरे साथी उन जख्मी स्टूडेंट्स को सही सलामत एक सेफ जगह पर पहुंचा देंगे। और अब वक्त आ चुका है जब मैं टेंगन के साथ आमने सामने मिलूंगी। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? तब यहाँ थोड़ी देर बाद यूजी स्टेयर्स पर बैठा होता है और चोसो उसकी इंजरीज के बारे में पूछने लगता है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर अभी भी उस जगह पर दर्द हो रहा है जहाँ पर ब्लैक फ्लैश से हमला हुआ था, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ सुकुना की वजह से है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि इस टाइम वो ताकतवर होता जा रहा है। यूजी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस टाइम शोशो और बाकी सभी की बॉडीज को इकट्ठा करना है, तो तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। प्रॉब्लम तो ये है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं वापस जाना भी चाहता हूँ या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि सुकुना फुशिगिरो को लेकर कुछ प्लान कर रहा है, और ऊपर से तो मैंने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है। पता नहीं आगे सुकुना किन किन लोगों को मारेगा, तो इसलिए अब मैं सबके साथ नहीं रह सकता। पर क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक है? मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वैसे भी अगर हमारे भाई यहाँ पर होते तो वो भी यही कहते, भाइयों के बीच में माफी नहीं मांगी जाती। तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर इस टाइम हमें जितनी हो सके उतनी कर्स स्पिरिट्स को मारना होगा। तभी हम देखते हैं यूजी ब्रिज पे चला जाता है और वहाँ पर क्लैप करता है, जिस वजह से बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी यूजी भागते हुए उन्हें एक टनल के अंदर ले जाता है, जहाँ चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से उन कर्सेस को बीच में से काट देता है। पर तभी हम देखते हैं एक कर्स उस टनल से बाहर आ जाता है, जिसे यूजी एक जोरदार मुक्का मारकर खत्म कर देता है। तब चोसो यूजी की पावर को देखकर सोचता है, जब हम लोग लड़े थे
तब इसने अपनी पावर से मुझे इम्प्रेस कर दिया था और अब इसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कर्स एनर्जी को भी कंट्रोल करना सीख लिया है और इस टाइम ये एक डीमन गॉड है। तुम सच में बहुत कमाल के हो छोटे भाई। क्या तुम अभी भी मुझे यही कहने वाले हो? मैं तुम्हें बार बार यही कहता रहूंगा, पर क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे फादर के भी सिर पर स्टिचेस थे? और तभी वहाँ पर नायो आ जाता है। मुझे मेगुमी नहीं कहीं दिखाई दे रहा। क्या वो इतना स्लो है? और आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए इटाडोरी। आखिरकार मैं क्यों भागूंगा? क्या तुमने सुना नहीं? अब जब गोजो का सपोर्ट हट चुका है तो हायर अप्स अब तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर मेगुमी से मिलने आया हूँ, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या फिर मरो, पर मैं तुम्हें इस तरह आसपास घूमते भी नहीं देख सकता, तो कम से कम मैं तुम्हारी टांग ही तोड़ देता हूँ। आखिरकार तुम्हें फुशिगुरो से क्या चाहिए? मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कुछ चीजें लिख दे। और तब वो बहुत स्पीड से चोसो और इटाडोरी के पास पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। तब चोसो और इटाडोरी उसके हमले को रोककर दोबारा से उस पर हमला कर देते हैं, पर नायो वहाँ से हट जाता है। तब इटाडोरी सोचता है ये तो सच में बहुत फास्ट है, तो क्या ये कर्स टेक्निक है? तब नायो कहता है मानना पड़ेगा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये सुकुना की वेसल है, पर आखिरकार इसके साथ कौन है? क्या मुझे अब अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए? तभी उन तीनों को एक प्रेशर फील होने लगता है और इटाडोरी सोचता है क्या ये गोजो सेंसे? पर रुको, ये तो उनसे बिना कुछ खतरनाक आ रहा है। तभी हम देखते हैं यूटा वहाँ आ चुका होता है और कहता है तो तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो? तभी यूटा उनके पास आ जाता है। तब हम देखते हैं एक कदम से ही वो टनल की दीवार को तोड़ देता है। तो फिर इटाडोरी के साथ कौन कौन है? तो तुम यहाँ पर इटाडोरी को मारने आए हो? जरा रुको, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ, तो यूटा और कोत्सु हो ना? ये तो वही पर्सन है जिसके बारे में फुशिगुरो ने बताया था, और ये गोजो सेंसेई की तरह ही स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। आखिरकार तुम कौन हो? मैं नायो ज़ेनिन हूँ, माकी का कजन। मैं भी यहाँ पर इटाडोरी को मार नहीं आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। बस उसके बदले में मेरी एक बात मान लो, चाहे तुम इटाडोरी को मार भी दो, पर फिर भी अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में बाद में बताना, क्योंकि ये मेरे लिए एक चारे की तरह है जिसके जरिए मैं किसी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इटाडोरी, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ये नायो बहुत तेजी से भागता है, तो इसलिए अगर हम इससे बचने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं इसे संभालता हूँ। पर क्या तुम ठीक रहोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पीछे आए हैं, तो इसलिए तुम उस यूटा से बचने की कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है कि ये गोजो की तरह ही है, तो इसलिए अगर तुम इसके साथ लड़ोगे तो पक्का मारे जाओगे। अब यहाँ से चले जाओ और हम लोग वहीं मिलेंगे जहाँ हम कल मिले थे। ठीक है नायो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो तुम दूसरे को संभालो। तब हम देखते हैं इटाडोरी वहाँ से भाग जाता है और चोसो यूटा को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी बीच में नायो आ जाता है, जिस वजह से यूटा यूजी के पीछे भागने लगता है। ये तो सच में फास्ट है, मुझे तो लगा था कि मैं इसे शुरुआत में ही मार डालूंगा। तब यहाँ चोसो और नायो आपस में लड़ने लगते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, तो तुम ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो ना? मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे पास क्यों है, पर पियर्सिंग ब्लड के अलावा इस टेक्निक से डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें पियर्सिंग ब्लड यूज करना है तो तुम्हें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टाइम तो मैं तुम्हें देने नहीं वाला, तो इसलिए अब तो तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे पर्सन को यहाँ से जाने दूंगा जिसने मेरे छोटे भाई को मारने की कोशिश की थी? तब यहाँ यूटा अपनी तलवार लेकर यूजी पर हमला कर रहा होता है और यूजी उसके हमलों से बच रहा होता है। ये तो बिल्कुल माकी की तरह है। तभी यूजी कार को उठाकर यूटा के ऊपर फेंक देता है और इस चीज का फायदा उठाकर एक जगह के अंदर जाने लगता है, पर तभी यूटा उसी कार से यूजी का रास्ता रोक देता है। क्या तुम सरप्राइज हो? क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मेरे पास तो इतनी पावर होगी ही नहीं, और ये बात सच है। चाहे इसके पास ज्यादा पावर ना हो, पर इसके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है, और बहुत सारे सॉर्सरर्स कर्स एनर्जी की मदद से ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तुम बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हो, तो तुमने ये नोटिस कर ही लिया। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरे पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स एनर्जी है। सेंसे के पास 6 आइज की ताकत है, जिस वजह से जब भी वो कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं तब उनकी एनर्जी बहुत कम यूज होती है, पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी कर्स एनर्जी ज्यादा यूज होती है, और यही हम दोनों में डिफरेंस है। तो चलो, अब बहुत बातें हो गई। और इटाडोरी पर हमला कर देता है। डोडो ने कहा था कि एलाइट सॉर्सरर की एनर्जी के फ्लो को रीड करना बहुत मुश्किल है। एक एलाइट फाइटर अपनी कर्स एनर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से
उसके अटैक को तब तक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो अटैक पूरा ना हो जाए। पर ये लड़का अलग है, इसकी पूरी बॉडी और उसकी कटाना पूरी तरह से कर्स एनर्जी से भरी हुई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इसके मूव्स को रीड नहीं कर सकता, प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे इसके हमलों का पता ही नहीं लग रहा और ऊपर से ये डैमेज को भी मिनिमम रख रहा है। माफ करना, पर मैं इस टाइम मर नहीं सकता। तो यूटा बार बार इटाडोरी पर हमला कर रहा होता है और इटाडोरी उसके हमलों को डॉज करते हुए सोचता है, पहले मुझे इसकी कटाना का कुछ करना होगा। जब तक मैं अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से भरा हुआ रखूंगा तब तक मुझे ब्लेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैं यही चीज इसके साथ यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे कुछ ही टाइम में काट डालेगा। तो यूजी भागता हुआ एक गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वहाँ से एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है। तब वो और यूटा आपस में लड़ने लगते हैं। मुझे बिना डरे इसके करीब जाना होगा और इस नाइफ के अंदर कर्स एनर्जी को भरना होगा। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है जहाँ गोजो ने इटाडोरी से कहा होता है कि तुम जिस तरह के पर्सन हो वैसे तो तुम्हें किसी वेपन के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर कर्स टूल्स के ऊपर डिपेंड रहना अभी अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से इस टाइम तुम कर्स एनर्जी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम किसी भी कर्स टूल के अंदर अपनी कर्स एनर्जी डालने के लिए तैयार नहीं हो। तब यहाँ यूजी उस नाइफ की मदद से यूटा की तलवार को रोक देता है जिससे कि यूजी को भी चोट लग रही होती है। मैंने अभी भी कर्स को हथियार के अंदर डालना नहीं सीखा है। तुम मेरी कटाना पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो। और उसे एक जोरदार लात मारता है। तब यूटा फिर से पूरी पावर से यूजी के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं यूटा की कटाना इटाडोरी के चाकू को तोड़ते हुए उसे एक गहरा कट दे देती है और तभी इटाडोरी यूटा की कटानों को अपने पैर से पकड़कर तोड़ देता है। मुझे गोजो सेंसेई के स्टूडेंट से यही उम्मीद थी। तब इटाडोरी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी हम देखते हैं रिका उसे पकड़ लेती है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? रिका, हम तो बस खेल रहे हैं। आखिरकार ये क्या है? क्या ये शिकिगामी है? मैं तो यहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसे यहाँ ऐसे ही पकड़ कर रखो रिका। और अपनी कटाना को यूजी के दिल के आर पार कर देता है। मुझे माफ कर देना इटाडोरी। तभी हम देखते हैं सुकुना को जैसे इस बात का एहसास होता है वैसे ही वो मुस्कुराने लगता है। तब यहाँ हम चोसो और नायो की लड़ाई देखते हैं जहाँ नायो चोसो को बहुत बुरी तरह धो रहा होता है। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये किस तरह की कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है और ऊपर से ये तो मुझ पर हावी पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ये बताएगा कि ये कौन सी कर्स टेक्निक यूज कर रहा है। कन्वर्जेंस को छोड़ो, मैं तो यहाँ पर अपनी बॉडी के बाहर का ब्लड भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आखिरकार तुम हो कौन? मैं 10 सिबलिंग्स में से सबसे बड़ा हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ। मैं तो तुम्हारी कर्स टेक्निक और तुम्हारी टफनेस के बारे में पूछ रहा हूँ। तब नायो फिर से चोसो पर हमला कर देता है पर चोसो अपनी रेड स्केल वाली कर्स टेक्निक को यूज करने लगता है। ये तो मेरे हिसाब से एडजस्ट कर रहा है और अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके अपनी मसल्स को और ज्यादा फ्लेक्सिबल कर रहा है। तब नायो चोसो को एक जोरदार मुक्का मारता है। तुम्हारी कर्स टेक्निक भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी क्योंकि मैं हमेशा ये अजम्पशन पर वर्क करता हूँ कि तुम मेरे अटैक को रोक लोगे। और तब चोसो देखता है कि उसके पेट से खून निकलने लगता है। तो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे तो मुझे लगा मैं इस चाकू को यूज तो कर ही सकता हूँ। वैसे तो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक के जरिए तुम्हारे लिए इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर जब तक तुम मेरे अगेंस्ट लड़ रहे हो तब तक तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सॉर्सरर्स का इस तरह वेपन्स के साथ घूमना बिल्कुल भी कूल नहीं है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। जो लोग वेपन्स लेकर घूमते हैं वो जीतने के लिए उन वेपन्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और यहाँ पर ऐसे बहुत से सॉर्सरर्स हैं जो ऐसा करते हैं। जिस तरह मेरा बड़ा भाई अपने हथियार को शो ऑफ करता है वो मुझे सच में बहुत बेकार लगता है और मुझे ये देखकर तो हंसी आती है कि वो ये सब कुछ करने के बावजूद भी टोजी को लेकर कंप्लेंट करते रहते हैं। तो तुम अपने बड़े भाई से नफरत करते हो? सही कहा। वैसे भी बड़े भाई होने का क्या फायदा अगर तुम अपने छोटे भाई से कमजोर हो। उन्हें तो इस बात से शर्मा कर अपनी जान ही ले लेनी चाहिए। पर शायद ये भी हो सकता है कि आज तुम जो कुछ भी हो वो उन्हीं की वजह से हो, चाहे बड़े भाई छोटे भाई से कमजोर हो या फिर ताकतवर, पर वो फिर भी अपने छोटों के लिए रोल मॉडल्स ही रहते हैं। जब एक बड़ा भाई गलत रास्ता चुनता है तब वो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते को अवॉइड करने के लिए कहता है, और अगर वो सही रास्ता चुनता है तो वो अपने छोटे भाइयों को उसी रास्ते पर चलने के लिए कहता है। शायद तुम इस टाइम इतने ज्यादा ताकतवर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई कमजोर है। तुमने पूछा था ना कि मैं इतना ज्यादा टफ क्यों हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने खुद ही अपनी गलतियों को सुधारा है। और वैसे भी चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे हमेशा अपने छोटे भाइयों को सही रास्ता दिखाने के लिए उनसे आगे रहना होगा, तो इसलिए मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ताचोसो अपनी टेक्निक से अपने
अपने ब्लड को मैनिपुलेट करने लगता है। आखिरकार ये क्या कर रहा है और आखिरकार ये इतना सारा खून निकलने के बावजूद भी जिंदा कैसे है। तब हमें बताया जाता है कि डेथ पेंटिंग्स के अंदर कर्स स्पिरिट और ह्यूमंस का मिक्स्ड ब्लड होता है, तो इसलिए वो कर्स एनर्जी को ब्लड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब जब तक उनके पास कर्स एनर्जी रहेगी तब तक वो ब्लड लॉस से नहीं मरेंगे। तब हम देखते हैं चोसो के ब्लड की वजह से नायो उसे देख नहीं पा रहा होता। ये तो बहुत ज्यादा स्लो अटैक है, लगता है वो ब्लड लॉस की वजह से मर रहा है। तब चोसो नायो के करीब आकर उस पर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है, पर नायो उसके हमले से बच जाता है। मैं इस चीज को खुद को टच करने नहीं दे सकता। तभी चोसो नायो को एक जोरदार लात मारता है। आखिरकार अचानक से मेरी लातें इतनी ज्यादा हैवी क्यों फील हो रही हैं? क्या ये मेरे कपड़ों पर गिरे हुए ब्लड को कंट्रोल कर रहा है? तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? ये अब चेकमेट है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो चलो फिर ट्राई करो। मेरी कर्स टेक्निक से मैं मूवमेंट को 24 FPS पर ट्रेस कर सकता हूँ, तो इसलिए चाहे मैं इसके निशाने पर हूँ पर मैं फिर भी मूव कर सकता हूँ। नायो चोसो की तरफ बढ़ते हुए सोचता है आखिरकार ये मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। तब चोसो अपनी 150 साल से ट्रेन की हुई टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि नायो को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। माफ करना, पर तुम अपने भाइयों से प्यार नहीं करते हो। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तब हम देखते हैं इटाडोरी को लेकर यूटा वहाँ आ जाता है और चोसो को एक जोरदार मुक्का मारता है। लगता है तुम हर्ट हो गए हो नायो। मुझे कमजोर मत समझो लड़के, रुको जरा। क्या ये पॉइजन है? क्या ब्लड मैनिपुलेशन ये भी कर सकती है? पर नहीं, ये इफेक्ट किसी कर्स टेक्निक का नहीं है। वहाँ पर बहुत सारा ब्लड था जिस वजह से ये ह्यूमन नहीं हो सकता। क्या ये फुल फ्लैश्ड कर्स है? मेरी बॉडी इस नॉन ह्यूमन ब्लड को रिजेक्ट कर रही है। क्या मैं तुम्हें हील करूं? मेरी रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को हील कर सकती है, पर उसके बदले में तुम्हें अपने सुपीरियर्स को ये बताना होगा कि इटाडोरी मर चुका है। तब यहाँ हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ इटाडोरी के ग्रैंडफादर इटाडोरी के फादर से कहते हैं, जिन, मेरी बात सुनो। क्या हुआ डैड? अगर ये बात उसके बारे में है तो मैं जा रहा हूँ। जिन, तुम अपनी जिंदगी को जैसा जीना चाहते हो वैसा ही जी सकते हो, पर तुम्हें उस औरत को भूलना होगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। इटाडोरी के सामने ये बातें मत कीजिए फादर। लोगों का कहना है कि हम जितना सोचते हैं बच्चों को उससे ज्यादा याद रहता है। मुझे पता है कि तुम्हें बच्चा चाहिए था, पर ये कायोरी के साथ नहीं हुआ है क्योंकि उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो इटाडोरी की माँ कहती है, फादर इन लॉ, आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं? तो यहाँ अचानक से इटाडोरी को होश आ जाता है और वो यूटा को देखकर डरने लगता है। शुक्र है तुम ठीक हो। मेरे हिसाब से सितंबर में गोजो सेंसे मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा, तो इसलिए मुझे ये एक्टिंग करनी पड़ी। उन्हें शक था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो इसलिए उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पर ध्यान रखने के लिए कहा था, और सबसे ज्यादा उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह हायर अप्स मारना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं, पर हायर अप्स बेवकूफ नहीं हैं, तो इसलिए मुझे अगर तुम्हें मारने वाला मिशन लेना था तो मुझे तुम्हें मारने का वादा करना पड़ा, तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें मार दिया था। अगर ऐसी बात है तो मैं आखिरकार जिंदा कैसे हूँ? क्योंकि जब तुम्हारा दिल रुक गया था तब मैंने रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें हील कर दिया, और मुझे लगा कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उस हिसाब से तो ये तुम पर जरूर वर्क करना चाहिए। ये दूसरी बार है जब तुम्हारी मौत का खेल रचा गया है, और जिस तरह के हालात अभी हैं उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो, पर फिलहाल के लिए तुम्हारा मरना कंफर्म हो चुका है। आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे पास भी कभी ऐसी पावर थी जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, और मुझे लगा था कि वो मुझे जबरदस्ती मिली है, पर उससे मैंने खुद चूज किया था। पर तुम्हारा केस ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, तो इसलिए तुम्हें किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तुम समझ नहीं रहे हो, इसमें चाहे मेरी गलती हो या ना हो, पर मैंने वो सब कुछ किया है। इटाडोरी, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? चलो जुजुत्सु हाई वापस चले। स्कूल के अराउंड जो बैरियर है वो कमजोर हो रहा है, और जब तक कोई तुम्हारे फेस को नहीं देखेगा तब तक किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ हो। तो चलो फिर पुराने स्टूडेंट्स के साथ दोबारा मिलते हैं। रुको जरा, इस तरह एक्ट मत करो जैसे कुछ ना हुआ हो। इसने मुझसे कहा था कि ये मरना नहीं चाहता है, पर इसे तो खुद ही यकीन नहीं है कि ये जिंदा रहना डिजर्व करता भी है या नहीं, तो शायद इसीलिए ये मेरे साथ पूरे
पूरी ताकत से नहीं लड़ा था। मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। पर वो सारी गलती हम सभी की थी, तो इसलिए सेल्फिश मत बनो और अकेले रहना छोड़ दो। हम लोग वो हीरोज नहीं हैं जो कि जस्टिस के लिए लड़ते हैं, हम बस जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। कोई भी हमें पूरी तरह जज नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें इस बात का हमेशा प्रूफ देना होगा कि हमारा जिंदा रहना क्यों जरूरी है। और वैसे भी हमारे पास खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमें लोगों को बचाना है। और मुझे लगता है तुम इसी वजह से हमसे दूर रह रहे थे। फुशिगुरो, तुम समझ नहीं रहे हो। जब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूंगा तब तक तुम सफर करोगे। तो फिर मुझे बचाओ इटाडोरी। केंजाकू ने जुजुत्सु के लोगों को कलिंग गेम में एक दूसरे के साथ लड़ाने का प्लान बनाया है, और मेरी बहन सुमिकी भी उस चीज में फंस गई है। तो इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इटाडोरी, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो गाइस, इसके बाद कलिंग गेम आर्क स्टार्ट होने वाली है, और ये सारा प्लान केंजाकू का है, जो कि इस टाइम गैटो की बॉडी में है। और गाइस, इसमें कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम ना पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि बाद में जाकर किस तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला और दूसरा रूल ये है कि जब भी कलिंग गेम के अंदर कोई भी पर्सन अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करेगा, तो उसे 19 दिन के अंदर अंदर अपने पसंदीदा बैरियर के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी कर्स टेक्निक को हटा दिया जाएगा। तीसरा रूल ये है कि कलिंग गेम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई भी नॉन प्लेयर बैरियर के अंदर एंटर करता है, तो उसकी पार्टिसिपेशन को ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चौथा और पांचवा रूल ये है कि इसके अंदर प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को मारकर पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स गेम मास्टर डिसाइड करेगा। और एक जनरल रूल के हिसाब से सॉर्सरर्स 5 पॉइंट के हैं और नॉन सॉर्सरर्स 1 पॉइंट के हैं। 6वां और 7वां रूल ये है कि अगर कोई भी प्लेयर कलिंग गेम के अंदर कोई नया रूल ऐड करवाना चाहता है, तो उसे गेम मास्टर को 100 पॉइंट्स देने होंगे। पर अगर इससे कलिंग गेम पर मेजर इफेक्ट पड़ सकता है, तो गेम मास्टर उस रूल को कैंसिल भी कर सकता है। 8वां और आखिरी रूल ये है कि अगर किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स 19 दिनों तक बिल्कुल सेम रहते हैं, तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा। तो इटाडोरी को अपने ग्रैंडपा के आखिरी शब्द याद आते हैं। यूटा, सुकुना फुशिगुरु को लेकर कोई प्लान कर रहा है। वो शिफुआ में मुझ पर इसलिए कंट्रोल ले पाया था क्योंकि मैंने इकट्ठे 10 फिंगर्स को खा लिया था, और अब मेरे अंदर 15 फिंगर्स हैं। पर अगर मैं बाकी बची 5 फिंगर्स को एक ही बारी में खा लूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर कंट्रोल कर पाएगा। पर अगर मैं दोबारा से सुकुना में कभी भी कन्वर्ट हो गया, तो मुझे मारने से पहले हिचकिचाना मत, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो बताओ फुशिगुरु, अब मुझे क्या करना है? हम पहले जुजुत्सु हाई वापस जाएंगे और मास्टर टेंगन के साथ कांटेक्ट करेंगे। हमें ये भी पता लगाना होगा कि प्रिजन रेल्म की सील को कैसे हटाना है, और ये भी पता लगाना होगा कि केंजाकू को क्या चाहिए और वो प्लान क्या कर रहा है। ये कलिंग गेम जुजुत्सु का आतंकवाद है, जो कि किसी ने भी नहीं देखा है। तो इसलिए अगर हमें ये सब कुछ ठीक करना है, तो हमें हमारे सभी सवालों के जवाब चाहिए, और मुझे लगता है कि सिर्फ मास्टर टेंगन ही है जो हमें इस चीज के जवाब दे सकते हैं। तो फिर यूकी का क्या कहना है? मैंने उससे पहले ही बात कर ली है, और ये उसी का आइडिया है। वो भी इस टाइम जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है, क्योंकि वो हायर अप्स को अवॉइड करना चाहती है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम मास्टर टेंगन का कंसीलिंग बैरियर है। मास्टर टेंगन टॉम ऑफ स्टार कॉरिडोर में रहते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 1000 दरवाजों में से वो दरवाजा ढूंढना होगा जो उस जगह पर खुलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि वो डोर्स हमेशा शफल करते रहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम गलत दरवाजा खोलेंगे, तो हम मास्टर टेंगन से कभी बात नहीं कर पाएंगे। मुझे माफ करना फुशिगुरु, पर मुझे ये पूछना ही होगा, आखिरकार नुबारा को क्या हुआ? तब फुशिगुरु अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है, और इटाडोरी गुस्से में कहता है, मुझे समझ में आ गया है कि आखिरकार क्या हुआ है। शायद उस बैरियर को पार करने का एक रास्ता है। आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है चोसो? माहितो ने एक बार सुकुना की फिंगर्स और डेथ पेंटिंग वॉर्म्स को चुराया था, तो इसलिए हम भी वैसा कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं सभी लोग माकी और यूकी के पास पहुँच जाते हैं। माकी, क्या तुम्हारे लिए इस तरह मूव करना सही रहेगा? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रिवर्स कर्स टेक्निक भी जले हुए निशानों को ठीक नहीं कर सकती, पर इसकी जान कर्स टोलरेंस से नहीं बल्कि इसकी फिजिकल टफनेस ने बचाई है। मैं ऐसे बंदे से यही उम्मीद कर सकती हूँ जिसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन जैसा गिफ्ट हो। फुशिगुरु, मास्टर टेंगन के बैरियर का क्या हुआ? इससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पर मास्टर टेंगन रहते हैं, उसका दरवाजा वहाँ है जहाँ जुजुत्सु हाई अपने कर्स ऑब्जेक्ट और टूल्स को स्टोर करके रखता है। उस जगह पर मेरे छोटे भाइयों की बॉडीज हैं, जिस वजह से मैं अपनी कर्स टेक्निक से तुम लोगों को गाइडेंस दे पाऊंगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर आखिरकार ये बंदा है कौन? फिलहाल के लिए तो तुम इसे मेरा बड़ा भाई समझ सकती हो। और तब वो सभी लोग जुजुत्सु हाई के वेयर हाउस पहुँच जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं
नहीं है कि मेरे भाई इसी डोर के पीछे हैं, तो चलो फिर इसे खोलें। तब उन्हें उस दरवाजे के अंदर बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब चोसो वहाँ पर एक वेयर हाउस को देखकर कहता है, चिंता मत करो छोटे भाइयों, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तब वो सभी लोग एलिवेटर लेकर नीचे चले जाते हैं, जहाँ इटाडोरी को खून के दाग दिखाई देते हैं और वो उसके बारे में पूछने लगता है। ये सब कुछ 12 साल पहले हुआ था और अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तब मुझे याद आता है कि सब कुछ यहीं से खराब होना शुरू हुआ था। तो चलो अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तब हम देखते हैं आगे जाकर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, असल में टेंगन हमें रिजेक्ट कर रहा है। टेंगन इस दुनिया के साथ इंटरफेयर नहीं करता है, पर मुझे लगा कि अब जब 6 साइज सील हो चुकी है तो हम उसके साथ कांटेक्ट बना सकते हैं और मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ मुझे ही रिजेक्ट कर रहा हो। चलो वापस चलें, क्योंकि सुमिकी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। क्या तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? तो मुझे तुम सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तब सभी लोग लॉर्ड टेंगन को देखकर हैरान हो जाते हैं और यूकी उनसे पूछने लगती है कि आखिरकार उन्होंने टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर क्यों बंद कर रखा है। मुझे डर था कि कहीं तुम केंजेकू के साथ मिली हुई ना हो, जो कि मैं ह्यूमन हर्ट के अंदर नहीं देख सकती हूँ। अब आखिरकार ये केंजेकू कौन है? ये वो सॉर्सरर है जो कि कभी नोरिटोशी कामो था और इस टाइम इसने गैटो की बॉडी के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो यूकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और इटाडोरी इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन को छोड़ के लॉर्ड टेंगन से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वैसे क्यों दिख रही हैं, जिस वजह से फुशिगुरो भी हैरान होता है। मैं चाहे इमोर्टल हूँ पर मेरी एज बढ़ती जा रही है, जिस वजह से 500 साल बाद तुम भी ऐसे ही दिखोगे। 12 साल पहले मैं स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज नहीं हो पाई थी, जिस वजह से मेरी एजिंग फास्ट हो गई और एक इंडिविजुअल के तौर पर मेरी अवेयरनेस गायब हो गई और इसी वजह से मैं दुनिया के साथ मिक्स हो गई हूँ। तो फुशिगुरो लॉर्ड टेंगन से केंजेकू के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिजन रेल्म को खोलने के बारे में पूछने लगता है, जिसके लिए लॉर्ड टेंगन बताने के लिए मान जाती हैं, पर उनकी एक कंडीशन होती है और वो चाह रही होती हैं कि यूटा, यूकी और चोसो में से कोई 2 उनके गार्ड बन के वहाँ पर रहें। जिस वजह से यूटा पूछने लगता है कि आखिरकार इमोर्टल होके उन्हें गार्ड्स की क्या जरूरत है और यूकी भी ये कहने लगती है कि जब तक वो उन्हें ये नहीं बताएंगी कि वहाँ पर चल क्या रहा है तब तक वो भी कोई जवाब नहीं दे सकते। ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें केंजेकू के बारे में बताना चाहिए। केंजेकू चाहता है कि वो जापान के सभी लोगों को एवोल्यूशन करने पर मजबूर कर दे। इसके बारे में तो हमने भी सुना था, पर आखिरकार वो चाहता क्या है? और आखिरकार उस टाइम केंजेकू ने आपके बैरियर का इस्तेमाल करके आइडियली ट्रांसफिगरेशन के जरिए सभी को सॉर्सरर्स क्यों नहीं बनाया था? वो इस वजह से था क्योंकि उस टाइम उसके पास इतनी कर्स एनर्जी नहीं थी। जो कर्स एनर्जी बार बार गोल गोल घूम के रिफाइन हुई है वो सॉर्सरर के पास वापस नहीं जा सकती और एक सिंपल कर्स टेक्निक से आप सभी के अंदर एवोल्यूशन नहीं करवा सकते, जिस वजह से सभी लोगों की एवोल्यूशन के लिए उसने मुझे और ह्यूमन काइंड को मर्ज करने का आइडिया सोचा है। पर आप तो स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी और के साथ मर्ज नहीं हो सकती ना? ऐसा पहले होता था, पर अब मैं पिछले 12 सालों से खुद एवोल्यूशन में हूँ, तो इसलिए किसी और के साथ मर्ज होना मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर आप तो एक पर्सन हो ना, तो आखिरकार आप मल्टीपल लोगों के साथ मर्ज कैसे हो सकती हैं? जो तुम देख रहे हो मैं वैसी नहीं दिखती हूँ। इस टाइम मेरी सोल इवॉल्व हो चुकी है और चारों तरफ एग्जिस्ट कर रही है, जिस वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि मैं दुनिया के साथ एक हो चुकी हूँ। जो ह्यूमन मेरे साथ मर्ज होके ट्रांसफॉर्म होगा वो सॉर्सरर से भी ग्रेटर बनेगा और वो एक ऐसा न्यू बीइंग होगा जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट भी करेगा और नहीं भी करेगा। मेरे पास बैरियर टेक्निक्स हैं जिस वजह से मैं सेल्फ कंट्रोल के जरिए इस फॉर्म को मेंटेन कर पा रही हूँ। पर अगर ह्यूमन काइंड इवॉल्व हुई और उसमें से एक भी पर्सन काबू से बाहर हो गया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोगों के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं बचेंगी और एक के अंदर की बुराई बहुत जल्द बाकियों के अंदर फैलती जाएगी, जिस वजह से सभी लोग बुरे बन जाएंगे और पूरी दुनिया में वही होगा जो कि अभी टोक्यो में हुआ है। तो इटाडोरी लॉर्ड टेंगन से पूछने लगता है कि आखिरकार केंजेकू ये सब कुछ कर क्यों रहा है, पर लॉर्ड टेंगन को इसके बारे में खुद कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो ह्यूमन हर्ट को रीड नहीं कर सकती। तो माकी उन्हें कहने लगती है कि उन्हें मर्ज करने से रिफ्यूज कर देना चाहिए, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन उसे बताती हैं कि इस टाइम वो इवॉल्व होके एक कर्स स्पिरिट की तरह बन गई हैं, जिस वजह से उन्हें कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। और केंजेकू ने जो गैटो की बॉडी पर कंट्रोल किया हुआ है उस वजह से उसके पास ये टेक्निक है और इसी वजह से लॉर्ड टेंगन
इस टाइम सभी को रिजेक्ट कर रही हैं और यूटा को भी समझ में आ जाता है कि इसी वजह से लॉर्ड टेंगन को बॉडीगार्ड्स चाहिए। पर आखिरकार अभी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? केंजेकू ने तो आपको स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ मर्ज करने से रोक लिया था और आपको एवोल्यूशन करने पर भी मजबूर कर दिया था, जिस वजह से वो आपको बहुत पहले ही कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन से कंट्रोल कर सकता था। और ऊपर से वो तो सुकुना के साथ भी इन्वॉल्व था, जिस वजह से वो एक ऐसा सॉर्सरर है जो कि 1000 सालों से जिंदा है। तो आखिरकार वो अभी ये सब कुछ क्यों कर रहा है? 4 प्लाज्मा वेसल्स, 6 साइज और मैं तकदीरों से जुड़े हुए हैं। पास्ट में केंजेकू 2 बार 6 साइज के सॉर्सरर से हार चुका है, जिस वजह से उसने तीसरी बार स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 साइज को पैदा होने के 1 मंथ बाद ही मार डाला था। पर मर्जिंग वाले दिन 6 साइज और स्टार प्लाज्मा वेसल फिर से पैदा हो गए, जिस वजह से केंजेकू ने ये डिसाइड किया कि वो 6 साइज को मारने की बजाय उसे सील कर देगा, जिस वजह से उसने प्रिजन रैम्प को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और ये इस वजह से था क्योंकि एक टाइम पर 2 6 साइज वाले यूजर पैदा नहीं हो सकते। पर तब 12 साल पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, क्योंकि टोजी जेनिन ने इसमें इंटरफेयर कर दिया था। उससे हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत ताकतवर फिजिकल बॉडी मिली थी और ऊपर से वो एक लौता ऐसा पर्सन था जो कि कर्स एनर्जी से बहुत दूर था। एक ह्यूमन के तौर पर वो अपनी तकदीर से बच चुका था और पावर ऑफ रिस्ट्रिक्शन के जरिए उसने हमें भी हमारी तकदीरों से फ्री कर दिया। और उसके बाद एक ऐसा लड़का आया जिसके पास कर्स्ड मैनिपुलेशन टेक्निक थी, तब सारे पीसेस आपस में जुड़ने लगे। पर प्रिजन रैन अभी भी केंजेकू के हाथ नहीं लगा था और 6 साल बाद उसे वो भी मिल गया। अगर अब सब कुछ ठीक है तो आखिरकार ये कलिंग गेम क्यों हो रही है? ये इस वजह से है ताकि बॉडी को मर्जिंग से पहले तोड़ा जा सके। वैसे अभी मेरा स्टार प्लाज्मा वेसल के अलावा किसी और के साथ मर्ज होना इम्पॉसिबल नहीं है, पर अभी के लिए ये मर्जिंग इनकम्प्लीट होगी, जिस वजह से कलिंग गेम के जरिए वो प्लेयर की कर्स एनर्जी को यूज करके इस कंट्री के लोगों को दूसरी साइड भेजेगा और इसी से वो मर्जिंग को स्टार्ट करेगा। पर इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए केंजेकू ने एक बाइंडिंग वादा किया है, जिस वजह से वो गेम का मास्टर नहीं बन सकता। पर ये तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर तुम उसे मार भी दोगे तब भी कलिंग गेम खत्म नहीं होगी। ये गेम तब तक चलेगी जब तक सारे प्लेयर्स मर नहीं जाएंगे, और इसके लिए या तो लोगों को एक दूसरे को मारना होगा या फिर वो पार्टिसिपेशन से अगर मना करेंगे तब भी मरेंगे। जो उन्होंने लॉन्ग लास्टिंग एडिशन टू द रूल ऐड किया है वो इसलिए है ताकि कोई भी रिचुअल को इंटरप्ट ना करे। तो सभी को समझ में आ जाता है कि उन्हें कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना ही होगा, ताकि वो एक ऐसा रूल ऐड करवा सकें जिसके अकॉर्डिंग वो लोग कलिंग गेम को छोड़ सकें जो कि पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तब फुशिगुरो गोजो को छुड़ाने के लिए कहने लगता है, क्योंकि वो सब कुछ अकेले ही संभाल सकता है। तो इटाडोरी लॉर्ड टेंगन से कुछ पूछने लगता है, पर लॉर्ड टेंगन उन्हें सबसे पहले ये डिसाइड करने के लिए कहती है कि वहाँ पर उनके गार्ड्स के तौर पर कौन रुकेगा, जिस वजह से हम देखते हैं युकी और चोसो इसके लिए हामी भर देते हैं। तब हम देखते हैं चोसो ने ये सब कुछ इसलिए किया होता है क्योंकि उसे पता होता है कि इटाडोरी को यूटा की जरूरत पड़ेगी, और अगर किसी तरह केंजेकू वहाँ पर भी आ जाता है तो वो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए उसे मार सकता है। और युकी ने वहाँ पर रुकना इसलिए डिसाइड किया होता है क्योंकि उसे लॉर्ड टेंगन से अभी भी बहुत सी बात करनी होती है। तो लॉर्ड टेंगन उनके डिसीजन को मान लेती हैं और उन्हें प्रिजन रैम का पिछला हिस्सा दे देती हैं, जिससे कि वो गोजो को छुड़वा सकते हैं। तो किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और इटाडोरी उनसे पूछने लगता है कि ये किसी तरह के बैक गेट की तरह है। तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। केंजेकू के प्रिजन रैम को ढूंढने से पहले प्रिजन रैम मेरे बैरियर से बाहर था और मैंने इस बैक गेट को सील कर दिया था ताकि मैं फ्रंट गेट के एग्जिस्टेंस को छुपा सकूं, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ और गोजो भी इसी बैक गेट में कैद है। पर हम इसे खोल नहीं सकते क्योंकि इसे खोलने की अथॉरिटी केंजेकू के पास ही है, और वो इस वजह से क्योंकि उसके पास इसका फ्रंट गेट है। और अगर हमें इसे तोड़ना है तो हमें इसके लिए या तो इन्वर्टेड सफियर ऑफ हेवन चाहिए जो कि किसी भी कर्स टेक्निक को नलिफाई कर सकते हैं, या फिर ब्लैक रोप चाहिए जो कि किसी भी कर्स टेक्निक के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती है। पर गोजो ने 12 साल पहले इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन को या तो कहीं सील कर दिया था या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया था, और पिछले साल गोजो ने उस ब्लैक रोप को भी ठिकाने लगा दिया। तो ये सुन के फुशिगुरो और इटाडोरी को बहुत गुस्सा आता है और यूटा भी उन्हें बताता है कि वो ब्लैक रोप को ढूंढने के लिए मिगेल के साथ अफ्रीका गया था, पर वहाँ पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिस वजह से युकी लॉर्ड टेंगन से पूछने लगती है कि क्या इसे खोलने का कोई और रास्ता है, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन सभी को बताती हैं कि कलिंग गेम में एक प्लेयर है जो
जो कि 1000 साल पुरानी है और वो खुद को एंजल कहती है, जिसके पास एक ऐसी कर्स टेक्निक है जिसके जरिए वो बाकियों की कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती है। तब हम देखते हैं उस प्लेयर का नाम हाना होता है और फुशिगुरो लॉर्ड टेंगन से ये पूछने लगता है कि क्या उन्हें उसके लोकेशन के बारे में पता है। वो इस टाइम टोक्यो की ईस्ट साइड की कॉलोनी के अंदर है और गेम का बैरियर मुझे रिजेक्ट कर रहा है, जिस वजह से मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो कि मुझे पता है। इस टाइम जापान के अराउंड 10 कॉलोनीज हैं और वो सारी बैरियर के साथ कनेक्टेड है, जो कि एक लाइन बनाती हैं जिससे कि जापान के ह्यूमंस दूसरी साइड जा सकते हैं। तो इटाडोरी इसके बारे में सोचने लगता है और यूकी लॉर्ड टेंगन से पूछने लगती है कि क्या जुजुत्सु सोसाइटी बैरियर की वजह से होकाडो को इंक्लूड नहीं किया गया है, जिस पे लॉर्ड टेंगन हाँ कहती हैं। तो चोसो पूछने लगता है कि इस रिचुअल को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन उसे बताती हैं कि ये तो गेम पर डिपेंड करता है, पर उनके हिसाब से 2 मंथ काफी होंगे। तो यूटा और माकी ये बात करने लगते हैं कि 31 तारीख को प्लेयर्स की कर्स एनर्जी एक्टिवेट हुई थी और अब 9 नवंबर हो चुका है, जिस वजह से फुशिगुरो को पहले रूल के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि स्मोकी के लिए अपनी पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ 10 दिन और 15 घंटे ही बाकी हैं। तब फुशिगुरो लॉर्ड टेंगन से पूछने लगता है कि क्या जो पार्टिसिपेट करने से मना करेगा वो मारा जाएगा, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन इसके लिए हाँ कहती हैं। और दूसरे रूल में जो कर्स टेक्निक रिमूवल बताया गया होता है उसके बारे में शोको ने पहले ही माकी को समझाया होता है। कर्स टेक्निक रिमूवल वाला रूल उन्हीं पर अप्लाई होता है ना जो सोर्सरर्स ज्वाइन करेंगे, और मुझे लगता है कि जो रिमूवल है वो आइडियल ट्रांसफिगरेशन के जरिए अचीव नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब यही है कि आपके दिमाग को कुछ हो सकता है और आप मर सकते हैं, जो कि अगर ऐसा नहीं होता तो सभी लोग पार्टिसिपेट करने से मना कर सकते थे। तो माकी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पास तो कोई कर्स टेक्निक ही नहीं है, जिस वजह से उसे तो इस रूल से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इटाडोरी तीसरे रूल के बारे में सोचने लगता है और पूछने लगता है कि जो सिविलियंस पहले ही बैरियर के अंदर होंगे उनके साथ क्या होगा, जिस वजह से लॉर्ड टेंगन उसे बताती हैं कि शायद उन्हें एग्जिट करने का एक चांस दिया जाएगा, क्योंकि कॉलोनीज के अंदर एंट्री और एग्जिट का कोई रूल नहीं है और शुरू से ही प्लेयर्स को बैरियर से बाहर निकलने के लिए ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे, जिस वजह से उन्हें लगता है कि ये सब कुछ गेम को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया गया है ताकि वो प्लेयर्स को वहां रख सकें जहां पर वो गए हैं। तो फुशिगुरो और इटाडोरी चौथे और 5वें पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिस वजह से फुशिगुरो गेम मास्टर के बारे में पूछने लगता है। सभी लोगों को एक ओगाने नाम का शिकिगामी दिया जाएगा, पर तुम उसे गेम मास्टर की जगह एक इंटरफेस समझ सकते हो और गेम मास्टर को तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि वो कलिंग गेम का कोई प्रोग्राम हो। तो इटाडोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और 6वें और 7वें रूल के अकॉर्डिंग उन्हें समझ में आता है कि वो लोग रूल को ऐड तो कर सकते हैं पर माइनस नहीं कर सकते, और साथ में उन्हें ये भी देखना होगा कि उन्हें कैसा रूल ऐड करना है। तो मास्टर टेंगन उन्हें ये भी बताती हैं कि ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्लेयर्स को इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है और केंजाकू भी इन रूल्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तब 8वें रूल को पढ़ के इटाडोरी को समझ में आ जाता है कि उसे फिर से लोगों को मारना होगा, पर फुशिगुरो उसे बताता है कि उसके पास कुछ आइडियाज हैं। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, जिस वजह से अब हमें अपना अपना रोल प्ले करना होगा। यूकी और चोसो, तुम लोग लॉर्ड टेंगन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगे और मैं जेनिन क्लैन वापस जाके कर्स टूल्स को कलेक्ट करूंगी, क्योंकि गोजो के सील होते ही कामो और जेनिन क्लैन ने जुजुत्सु हाई कर्स्ट वेयर हाउस को क्लीन कर दिया है। पर अब जब फुशिगुरो जेनिन क्लैन का लीडर बन गया है तो मुझे कर्स टूल्स को रिट्रीव करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इटाडोरी ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि फुशिगुरो जेनिन क्लैन का लीडर बन गया है। तब माकी लॉर्ड टेंगन से जुजो कुमिया वर्कशॉप के बारे में पूछने लगती है और ये डिसाइड करती है कि वो इसके बाद पांडा को ढूंढकर आगे बढ़ेगी। तो वो यूटा से पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्या करेगा। तो यूटा उन्हें बताता है कि वो सीधा कॉलोनी में जाएगा ताकि वो कुछ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके और वो आसपास की कॉलोनीज को अवॉइड करेगा ताकि वो लोग एक दूसरे को मार ना दे और वो लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बना के रखेंगे। पर तभी उन्हें पता चलता है कि बैरियर्स के अंदर फोन नहीं चलेंगे, जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। और ये सुनते ही इटाडोरी और यूटा फुशिगुरो के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि अब फुशिगुरो को इटाडोरी के साथ रहना होगा, क्योंकि इटाडोरी कभी भी सुकुना में कन्वर्ट हो सकता है। तो फुशिगुरो इटाडोरी को उसकी चिंता करने से मना करता है और उसे बताता है कि अगर वो उसके हाथों मर जाएगा तो यूटा इटाडोरी को खुशी खुशी मार सकता है। तब माकी इटाडोरी और फुशिगुरो को हकारी के पास जाने के लिए कहती है, जो कि 3rd ईयर का सस्पेंडेड स्टूडेंट होता है और वो चाहते होते हैं ताकि वो भी उनकी मदद करे, जिस वजह से इटाडोरी उनसे पूछने लगता है कि क्या वो ताकतवर है और यूटा बताता है कि चाहे हिकारी थोड़ा मूडी है
पर जब वो एक बार लड़ने के बारे में सोच लेता है तब वो यूटा से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तब सभी लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं और इटाडोरी चोसो को थैंक यू कहता है, जिस वजह से चोसो उसे मरने से मना करता है। तब यहाँ पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि स्टैंडिंग कॉमेडी कर रहा होता है, पर उसके जोक्स पर सभी लोग डिप्रेस हो रहे होते हैं, जिस वजह से उसका एक साथी उसे समझाता है कि अब उसे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब उसके जोक्स फनी नहीं रहे हैं और जैसी हालत अभी टोक्यो की है तो उसे कोई ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो उसके लिए सही हो। तब एक पर्सन उसे समझाता है कि इस दुनिया में 2 कॉमिक्स बहुत ज्यादा डिमांड में रहती हैं जो कि बहुत ज्यादा फनी होती हैं, या फिर वो कॉमिक्स जो कि लोगों को लगती हैं कि बहुत ज्यादा फनी है, तो इसलिए उसे चुनना होगा कि उसे किस तरह की कॉमिक बनना है। तब हमें पता चलता है कि वो पर्सन भी कलिंग गेम का एक प्लेयर होता है जिसका नाम फूमीहिको तकाबा होता है। तब हम जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल मासामिची को देखते हैं जो कि कैद में होते हैं। आखिरकार वो पांडा चीज क्या है मासामिची? एक आर्टिफिशियल कर्स कॉप्स के लिए दूसरी मैनिपुलेशन टेक्निक से इंडिपेंडेंटली ज्यादा काम करना पॉसिबल है, पर इससे उस सॉर्सरर की कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है जो कि उसका पावर सोर्स होता है। पर पांडा की कर्स एनर्जी उसकी खुद की है जिस वजह से वो सेल्फ सपोर्टिंग है और इसी वजह से हायर अप्स ने तुम्हें स्पेशल ग्रेड जुजुत्सु सॉर्सरर से हटा दिया है और तुम पे रिस्ट्रेन लगा दिया है क्योंकि तुम पांडा जैसे कर्स कॉप्स को बनाकर अपनी एक आर्मी खड़ी कर सकते हो। तो इसलिए मुझे जवाब दो मासामिची, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि वो चीज कैसे बनी है? तो मासामिची इससे मना कर देता है और यहाँ पर एक और कर्स कॉप मासामिची से उसका हालचाल पूछ रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास होता है और उसे चीयर करने लगता है। मुझे माफ कर देना ताकेरू, पर मुझे थोड़े टाइम के लिए कहीं जाना होगा, तो इसके बारे में सबको बता देना। और हाँ, चिंता मत करना क्योंकि मास्टर टेंगन इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगी और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने जरूर वापस आएंगी, जिस वजह से तुम मेरे बिना ठीक रहोगे। तब मासामिची वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद कर्स कॉप उसे बाय कहने आ जाते हैं। तब यहाँ कुसाका भी पांडा की मदद करने आ जाता है और उसे उसकी कैद से आजाद कर देता है, जिस वजह से पांडा उसे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और कुसाका भी उसे बताता है कि उसे वहाँ पर मासामिची को पकड़ने के लिए रखा गया है और क्योंकि मासामिची का उस पर एहसान है तो इसलिए उसने पांडा को बचाया है। तब हमें यहाँ पर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुसाका भी अपनी बहन के साथ मासामिची से मिलने आया होता है। ये बंदा तुम्हारा नेफ्यू नहीं है बल्कि ऐसी चीज है जिसके अंदर तुम्हारी नेफ्यू की इंफॉर्मेशन है। अगर लोग हमेशा मरे हुए लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो वो फ्यूचर में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पर मेरी छोटी बहन पास्ट के बिना नहीं जी सकती, जिस वजह से इसे ताकेरू की सपोर्ट चाहिए। तब ताकेरू मासामिची से पूछने लगता है कि क्या कुसाकाबे की बहन उसकी माँ है, जिस पर मासामिची हाँ कहता है और ताकेरू खुद को जीनियस बुलाने लगता है, जिससे कि कुसाकाबे की बहन को लगता है कि उसका बेटा वापस आ गया है और वो व्हील चेयर से उतरकर ताकेरू को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर देना कुसाकाबे, पर एक फुली इंडिपेंडेंट कर्स कॉप तुम्हारी बहन के साथ नहीं रह सकता क्योंकि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। तब कुसाकाबे कहता है आखिरकार तुम किस लिए माफी मांग रहे हो? तुमने जो किया है मेरे लिए वही बहुत है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तभी यहाँ प्रेजेंट में मासामिची पांडा से मिलने जा रहा होता है पर तभी उसके रास्ते में एक सॉर्सरर आ जाता है। आखिरकार आप बिना कर्स कॉप के कहाँ जा रहे हैं प्रिंसिपल मासामिची? मैं अपने बेटे से मिलने जा रहा हूँ। आपको मौत की सजा मिली है और अगर आपको इससे बचना है तो आपको मुझे बताना होगा कि आर्टिफिशियल कर्स कॉप को फुली इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं। तुम गोजो के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहे हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि अब मैं एक खतरनाक सॉर्सरर हूँ। तब प्रिंसिपल गाकुगेंजी भी वहाँ पर आ जाता है और मासामिची को जख्मी कर देता है और उस सॉर्सरर को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस वजह से वो सॉर्सरर डर के मारे वहाँ से चला जाता है। तुम्हें सोल इंफॉर्मेशन को फिजिकल इंफॉर्मेशन से रेप्लिकेट करना होगा और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कर्स्ड कॉप्स के कोर के अंदर डालना होगा, पर इतना काफी नहीं है। तुम्हें एक कर्स्ड कॉप में 3 हाईली कंपैटिबल सोल्स को डालना पड़ेगा ताकि वो सोल्स एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सके और इसी की मदद से सोल्स को स्टेबलाइज किया जा सकता है, जिससे कि एक आर्टिफिशियल कर्स कॉप को भी सेल्फ अवेयरनेस मिल सकती है और वो अपनी कर्स एनर्जी को खुद जनरेट कर सकता है। तब गाकुगेंजी कहता है आखिरकार तुम इस टाइम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तुम्हें तो ये पहले बता देना चाहिए था क्योंकि अगर तुम ऐसा करते तो तुम बेवजह नहीं मरते। तब मासामिची कहता है ये एक कर्स है गाकुगांजी जो कि अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तब पांडा वहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से गाकुगांजी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर पांडा उसे इग्नोर कर देता है, जिस वजह से गाकुगांजी उससे पूछने लगता है
कि क्या वो उससे नफरत करता है जिस वजह से वो उससे नहीं लड़ रहा है। मैं एक पांडा हूँ जिस वजह से मैं ह्यूमंस की तरह सेम बिहेवियर परफॉर्म नहीं करता हूँ। और वैसे भी तुम्हारे और मासामिची के बीच में कोई नफरत नहीं थी और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब कुछ बस ऑर्डर्स की वजह से कर रहे हो। मेरे लिए तुम एक गिरी हुई नाइफ हो। पर एक चीज याद रखना कि पांडास भी रो सकते हैं। तब यहाँ माकी जेनिन क्लैन के लीडर के घर चली गई होती है जहाँ पर नायोवा उसके फेस का मजाक उड़ाने लगता है। तुम एक वुमेन को उसके फेस से जज कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम बस उनकी एस की तरफ देखते हो। मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है तो उसका मुझे जवाब दो। तो ना ही कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकती हो और ना ही कर्स स्पिरिट्स को देख सकती हो, पर तुम्हारे पास कम से कम अच्छा चेहरा तो था। पर अब तो वो भी खराब हो गया है जिस वजह से अब तो तुम्हारी तरफ कोई भी नहीं देखेगा। ये कितनी ज्यादा सैड बात है ना। तो क्या मैं तुम्हें वैसे ही बुली करूं जैसा मैं तुम्हें पहले किया करता था? तो अब तुम क्या करने वाली हो? तो क्या तुम अब एक कुत्ते की तरह यूटा और फुशिगुरु को फॉलो करोगी? तब माकी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे कर्स्ड वेयर हाउस में जाना होता है। तब वहाँ पर माकी की माँ उसे अंदर जाने से मना करने लगती है क्योंकि उन्हें वहाँ पर एंट्री की परमिशन नहीं होती है। पर माकी उन्हें बताती है कि उसके पास क्लैन हेड की परमिशन है। तब हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माकी ने फुशिगुरु को बताया होता है कि अब वो जेनिन क्लैन का लीडर बनने वाला है और फुशिगुरु इसके लिए मना करने लगता है। माफ कर देना, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो। नाबितो ने कहा है कि उसने तुम्हारे लिए जेनिन क्लैन का पूरा फॉर्चून छोड़ा है, जिसका मतलब पैसा, कर्स रूल और बिग 3 फैमिलीज और जुजुत्सु हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन भी तुम्हें मिलेगी। और क्योंकि हमें अब हमारे काम करने का ढंग चेंज करना है तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो फिर तुम ये क्यों नहीं कर लेती माकी? मेरी इस हालत में तो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारे पास फैमिली की कर्स टेक्निक है और तुमने डोमेन भी बनानी सीख ली है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गोजो भी तुम्हारी साइड है। पर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी फर्क पड़ेगा कि जेनिन क्लैन वाले मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और अगर तुम क्लैन हेड बन जाओगी तो तुम्हें भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो तुमने अभी अभी मुझे बताए हैं। मैं इस टाइम ये नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैं वो जगह क्रिएट नहीं कर सकती जहाँ पर माई आराम से रह सके। तब फुशिगुरु उसकी बात समझ जाता है जिस वजह से वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ माकी की माँ उसे वापस आने के लिए कह रही होती है पर माकी उन्हें इग्नोर कर रही होती है जिस वजह से वो कहने लगती है कि माकी को उन्हें कम से कम एक बार तो उस पर गर्व करने का मौका देना चाहिए। तब माकी कर्स्ड वेयर हाउस पहुँच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके फादर वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई कर्स टूल नहीं है माकी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, जिस वजह से मैंने सब कुछ खाली कर दिया। तो माकी देखती है कि माई भी वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ी हुई है और यहाँ हम देखते हैं ये सारा प्लान नायोवा का होता है और जिंची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होती जिस वजह से वो कहने लगता है कि फुशिगुरु को ही क्लैन हेड बनना चाहिए क्योंकि इससे गोजो क्लैन के साथ उनके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। पर वो सब कुछ मैगुमी के हाथों में भी नहीं छोड़ना चाह रहा होता जिस वजह से नायोवा उससे ये सब कुछ कहने का कारण पूछने लगता है। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फुशिगुरु नोरितोशी कामू के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा है, जिस वजह से कामू क्लैन और गोजो क्लैन उसके साथ हैं। तो इसलिए अगर हम अभी उसे ठिकाने लगा देंगे तो जेनिन क्लैन पर भी इसका असर होगा, जिससे कि हम पावर को शिफ्ट करने वाली स्ट्रगल में पीछे रह जाएंगे। इन सब के बारे में तो मुझे पता है, पर आखिरकार तुम ये सब कुछ अभी क्यों कह रहे हो? क्या तुमने जुजुत्सु हाई से आया हुआ नोटिस नहीं पढ़ा जहाँ पर लिखा हुआ है कि गोजो को कैद कर लिया गया है और उसे छुड़ाने वाले को क्रिमिनल मान लिया जाएगा? मेरा तो ये मानना है कि हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और हमें फुशिगुरु, माकी और माई को मरवा देना चाहिए क्योंकि वो लोग गोजो को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? क्या सच में अंकल ओगी अपनी बेटियों को मार पाएंगे? ये उसी का आइडिया है क्योंकि इससे जुजुत्सु हेडक्वार्टर को उस पर भरोसा हो जाएगा। तब यहाँ ओगी फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन को एक्टिवेट कर लेता है जो कि डोमेन का काउंटर मेजर होती है जिसमें एक पर्सन खुद को कर्स एनर्जी में कवर अप कर लेता है और उस चीज पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है जो कि उसके कांटेक्ट में आती है। तब हमें पता चलता है कि ओगी ने माइक को इसलिए जिंदा रखा होता है ताकि वो उसे माकी के अगेंस्ट यूज कर सके क्योंकि माकी के पास अभी भी अननोन कर्स टूल हो सकता है। और यहाँ हम देखते हैं माकी के पास यूजो कुमिया मास्टरपीस कर्स टूल होता है जिसे ड्रैगन बॉर्न कहा जाता है जो कि अपने अंदर फोर्स और कर्स एनर्जी को भरता है और उसे यूजर की विल के हिसाब से बाहर फेंकता है। इन्हें अभी इस अनफेमिलियर कर्स टूल की एबिलिटी के बारे में नहीं पता है जिस वजह से मुझे इसका
इसका फायदा उठाना होगा। क्या तुम्हें पता है कि जेनिन क्लैन का पुराना हेड मेरी जगह मेरा भाई क्यों था? वो इस वजह से था ना क्योंकि तुम इतने बुरे हो जो कि अपने ही बच्चों को मारने के लिए तैयार है। तब वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और माकी ओगी की तलवार को तोड़ देती है और जैसे उस पर हमला करने लगती है वैसे ही ओगी की तलवार के आगे फ्लेम्स आने लगती हैं जो कि माकी को जख्मी कर देती हैं। मैं क्लैन हेड इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि मेरी बेटियां वर्थलेस थी और देखो तुमने तो ये साबित भी कर दिया क्योंकि तुमने ये सोचा कि मेरा ब्लेड टूट चुका है जिस वजह से तुम मेरे करीब आ गई। मैं कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं हूँ बल्कि एक सॉर्सरर हूँ जिस वजह से आप मुझे इस तरह जज नहीं कर सकते। अपनी बकवास बंद करो। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं तुम दोनों की वजह से क्लैन हेड नहीं बन पाया। मेरे बड़े भाई की कर्स टेक्निक के बारे में कोई हिस्ट्री नहीं थी जिस वजह से वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं थी और एक सॉर्सरर के तौर पर मैं अपने भाई से सिर्फ एक ही चीज में पीछे था और वो थी मेरे बच्चों की क्वालिटी। बच्चों को अपने पेरेंट्स को रोक कर नहीं रखना चाहिए। तो ओगी माई और माकी को ट्रेनिंग और डिसिप्लिन रूम में फेंक देता है जहाँ पर बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स पहले से मौजूद होती हैं और उन लोगों को खाने के लिए तरस रही होती हैं। ये कर्स स्पिरिट्स अभी मुझसे डर रही हैं और मैं जैसे ही यहाँ से चला जाऊंगा वैसे ये तुम लोगों को खाने के लिए बाहर आ जाएंगी। आखिरकार हेवनली रिस्ट्रिक्शन का फिजिकल गिफ्ट क्या होता है? लड़ने के लिए हम सॉर्सरर्स रोज ट्रेनिंग करते हैं और अपनी चमड़ी को कर्स एनर्जी से भर देते हैं जिस वजह से बाकी तुम्हारी स्ट्रेंथ दूसरों के कंपैरेटिवली कुछ भी नहीं है। तो चलो फिर अलविदा। और हाँ, तुम मेरी जिंदगी के सबसे बड़े कलंक हो। तब माई देखती है कि माकी अभी भी जिंदा है और उसे एहसास होता है कि ऐसा पहले भी होने वाला है और हम देखते हैं उसने अपनी कर्स टेक्निक से एक अलग दुनिया बना रही होती है। तुम्हें शायद अब समझ में आ गया होगा कि मेरी कर्स टेक्निक क्या है पर मैं कुछ भी ज्यादा बड़ा या फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना सकती और ऊपर से मैं फादर के कट्स की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ जिस वजह से जब मैं इसे एक बार बना लूंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो इसलिए सब कुछ अकेले संभाल लेना माकी। तब माकी कहती है रुको मैं आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? जल्दी से अब वापिस आ जाओ। तब मैं कहती है मुझे काफी टाइम पहले पता चल गया था कि सॉर्सरर्स के तौर पर ट्विन को अनलकी क्यों माना जाता है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ ऑफर करना पड़ता है और मैं सिर्फ फाइंडिंग वॉ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि सफरिंग हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है पर हम जैसे ट्विंस के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है क्योंकि कर्स टेक्निक्स आइडेंटिकल ट्विंस को सिंगल इंडिविजुअल कंसीडर करती है जिस वजह से मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ और इसी वजह से तुम चाहे जितनी मर्जी ताकतवर होने की कोशिश कर लो पर तुम नहीं हो सकते क्योंकि मैं ताकतवर होना नहीं चाहती और क्योंकि तुम्हारे पास कर्स टेक्निक नहीं है और मेरे पास है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जिस वजह से मैं जब तक तुम्हारे आसपास रहूंगी माकी तब तक तुम पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाओगी। तब माकी माई को रोकने लगती है पर माई ने जाने का डिसाइड कर लिया होता है जिस वजह से वो माकी को एक चीज देती है। माकी मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रही हूँ और कर्स एनर्जी और बाकी सब कुछ अपने साथ लेकर जा रही हूँ पर मुझसे एक वादा करो कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगी, समझी ना बड़ी बहन। तब माई मर चुकी होती है और माकी को होश आ जाता है जिस वजह से वो माई को उठाने लगती है और तभी कर्स स्पिरिट्स भी उन पर हमला कर देती हैं। तो यहाँ ओगी को एहसास हो जाता है कि सारी कर्स स्पिरिट्स मर चुकी हैं जिस वजह से वो वापस कर्स वेयरहाउस की तरफ जाने लगता है पर तभी उसे माकी और मे दिखाई देती हैं और उसे माकी के अंदर टोजी दिखाई देता है जिस वजह से वो पूरी तरह से डर जाता है और अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करके माकी के ऊपर हमला कर देता है पर माकी उसका सिर एक ही बारी में काट देती है। चलो माई तुम्हारे साथ किए हुए वादे के हिसाब से सब कुछ तबाह किया जाए। और गाइस तब यहाँ जेनिन क्लैन की अलार्म बेल बजने लगती है जिसे सुनकर जिंची और नायो उसकी तरफ जाने लगते हैं और तभी वहाँ पर रंता आ जाता है। मास्टर जिनिची माकी पागल हो चुकी है, उसने मास्टर ओगी को मार दिया है जिस वजह से कुकुरु यूनिट अब उसके पीछे गई है। तब इसे सुनकर जिंची और नायो हैरान हो जाते हैं और कुकुरु यूनिट को ये लग रहा होता है कि शायद माकी ने चोरी छुपे ओगी को मारा है। जल्दी जाओ और मेरे पहले उसे पकड़ लो और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो कुकुरु यूनिट के कैप्टन होने के नाते जिनिची मुझे नहीं छोड़ेगा पर उसे मारना मत क्योंकि मैं नोबुआकी जेनिन उसे खुद मारूंगा। तब हमें पता चलता है कुकुरु यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें जेनिन क्लैन के वो मेल्स होते हैं जिनके पास कर्स टेक्निक नहीं होती है और क्योंकि ये लोग हे के लोअर ब्रांच के होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और उस ट्रेनिंग से माकी भी गुजरी होती है क्योंकि जुजुत्सु हाई से पहले
वो उस कुकुरु यूनिट की मेंबर होती है। तब यहाँ कुकुरु यूनिट को माकी दिखाई दी जाती है, जिसके हाथों में 2 अनआइडेंटिफाइड कर्स टूल होते हैं। तब वो कुकुरु यूनिट उसे घेर लेती है और माकी माई को याद करने लगती है। मुझे माफ कर देना माई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। तो कुकुरु यूनिट माकी पर हमला कर देती है, पर माकी एक एक करके उन्हें काटना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं देखते ही देखते वो कर्स टूल से कुकुरु यूनिट के हर एक बॉडी पार्ट को बड़ी बेरहमी से काट रही होती है और उनके हर हमले से बचते हुए वहाँ पर मौजूद सभी को मार देती है। तो वहाँ पर नोबुआकी आकर ये सारा दृश्य देखकर हैरान हो जाता है, पर तभी वहाँ पर चोजुरो ज़ेनिन आ जाता है, जो कि अपनी कर्स टेक्निक से माकी के ऊपर हमला कर देता है और माकी को पकड़ लेता है। तब वहाँ पर जिनिची और रंता भी आ जाते हैं और नोबुआकी ये देख के हैरान होता है कि द हे की टीम वहाँ पर आ गई है। तब हमें बताया जाता है कि द हे ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर वो लोग होते हैं जिनके पास सेमी ग्रेड 1 या फिर उससे ज्यादा की स्किल होती है, जिस वजह से वो लोग ज़ेनिन क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर होते हैं। तब माकी चोजीरो की टेक्निक को काटकर बाहर आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। इस पर तो चोजुरो ने अपनी टेक्निक से हमला किया था, तो आखिरकार ये अभी भी कैसे मूव कर पा रही है? तब माकी बहुत तेजी से अपने दोनों हाथों से उनकी विंड पाइप फाड़ देती है, जिससे कि चोजुरो और नोबुआकी को ये यकीन नहीं आ रहा होता कि ये माकी पहले वाली माकी है। तरंता अपनी टेक्निक से माकी को फ्रीज कर देता है, जिससे कि जिनिची उस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं रंता भी माकी को रोक नहीं पा रहा होता और माकी उसकी कर्स टेक्निक को तोड़ने लगती है, जिससे कि जिनिची को उसकी चिंता होने लगती है। मेरी चिंता मत कीजिए मास्टर जिनिची, अभी का ज़ेनिन क्लैन मास्टर टोजी की वजह से टिका हुआ है और आपने भी ये पक्का नोटिस कर लिया होगा कि माकी भी बिल्कुल उनकी तरह बन गई है, जिस वजह से आपको उसे जल्द से जल्द मारना होगा। तब जिनिची अपनी कर्स टेक्निक से माकी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और रंता को लगता है कि जिनिची ने माकी को मार दिया है। पर हम देखते हैं माकी ने जिनिची का गला काट दिया होता है। तब नायोआ भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि द हे ग्रुप का हेड होता है और माकी से पूछने लगता है कि क्या उसके पास कोई ह्यूमन हर्ट भी है, जिस वजह से माकी उसे बताती है कि माई के साथ ही उसका वो दिल भी जा चुका है। तब हम यहाँ पर नायोआ का बचपन देखते हैं। मैं एक जीनियस हूँ, जिस वजह से सभी लोग कहते हैं कि मेरे फादर के बाद मैं इस फैमिली का हेड बनूंगा। पर मैं देख रहा हूँ कि ज़ेनिन क्लैन में एक फेलियर भी है और मुझे बताया गया है कि चाहे वो एक मर्द है पर फिर भी उसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है। आखिरकार उसे कितना बुरा लगता होगा और उसे देखकर कितनी दया आती होगी ना। तब हम देखते हैं नायोआ जिस पर्सन की बात कर रहा होता है वो और कोई नहीं तोजी होता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि तोजी पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस में होता है। तब प्रेजेंट में नायोआ अपनी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करके माकी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और माकी को लात मार के बहुत दूर फेंक देता है, जिससे कि वहाँ पर सब कुछ तबाह होने लगता है। तब नायोआ और भी ज्यादा स्पीड से माकी के ऊपर हमला कर देता है और उसे लात मार के दीवार की तरफ फेंक देता है। तुम तोजी नहीं हो माकी, क्योंकि तुम्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं है। गोजो के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो कि तोजी को समझ पाया था। तब नायोआ फिर से माकी के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह धोने लगता है। तुम कभी भी तोजी और गोजो के साथ खड़ने के लायक नहीं हो, क्योंकि उनके साथ सिर्फ मैं ही खड़ा हो सकता हूँ। तब नायोआ के हमले से माकी को बहुत चोट आई होती है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मारी जाएगी। प्रोजेक्शन सॉर्सरी उन मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करती है जो कि लॉ ऑफ फिजिक्स और ट्रेजेक्ट्री को इग्नोर करते हैं, और वैसे भी इस कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद बॉडी की एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी एक अपर लिमिट होती है। पर अगर आप कर्स टेक्निक को मेंटेन करके रखेंगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाएगी, जिस वजह से अब मैं नहीं रुकूंगा और पुरानी मिस्टेक को बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। स्ट्रेंथ, वेट और स्पीड पर निर्भर करती है, जिस वजह से मैं अपनी फुल स्पीड में जाके इसे एक जोरदार पंच मारूंगा। तब नायोआ फुल स्पीड से माकी की तरफ बढ़ने लगता है और माकी बाहें खोलकर उसके साथ टकराने के लिए तैयार हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि माई की लाइफ के बदले में माकी को स्टील लाइक बॉडी मिल गई है, जो कि कर्स एनर्जी से बहुत दूर हो गई है। पर उसे ओगी और बाकी सबसे लड़ने की वजह से बहुत सारी इंजरीज हो गई हैं, जिस वजह से उसे एहसास है कि वो नायोआ के अगेंस्ट डिसएडवांटेज में है। तब नायोआ ये देख के बहुत हैरान होता है कि माकी उसके साथ टकराने के लिए तैयार है, जिस वजह से हम देखते
देखते हैं वो माकी के करीब जाके एकदम से मुड़ जाता है और हमें बताया जाता है कि जब कोई प्रोजेक्शन सॉर्सरी को एक्टिवेट कर रहा हो और वो उस टाइम किसी अपोनेंट को टच कर दे तो उस अपोनेंट को भी 24 FPS पर मूव करना चाहिए। पर अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाता है तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं माकी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई होती है। पर नायोआ अभी भी अपनी फुल स्पीड से भाग रहा होता है, जिससे कि वो माकी के ऊपर हमला कर देते हैं। तुम यही चाहती थी ना कि तुम मेरे अटैक को रोक के मुझे मूव करने से रोक सको, चाहे इसमें तुम्हारी रिब्स ही क्यों न टूट जाएं। पर मैं इतने ऑब्वियस ट्रैप में नहीं फंसूंगा और इससे साबित हो गया है कि तुम कभी भी टोजी के बराबर नहीं पहुंच सकती। पर तभी हम देखते हैं माकी अचानक से नायोआ पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि नायोआ और नायोबितो की टेक्निक 24 FPS पर काम करती है और अब उसने उस नई बॉडी के जरिए 24 FPS पर मूव करना सीख लिया होता है, जिस वजह से वो नायोआ को एक जोरदार मुक्का मारती है और नायोआ के मुंह से खून निकलने लगता है। तब हम यहाँ पर माकी की माँ को देखते हैं, जिनकी तरफ माकी बढ़ रही होती है और उसकी माँ उसे डर के मारे पीछे रहने के लिए कह रही होती है। पर माकी उससे ये पूछना चाह रही होती है कि आखिरकार उन्होंने उसे वहाँ पर जाने से क्यों रोका था। तब माकी की माँ और ज्यादा डरने लगती है और माकी को अपने आप से दूर रहने के लिए कह रही होती है। तब यहाँ ज़ेनिन क्लैन के हेडक्वार्टर्स में सारी जगह लाशें पड़ी होती हैं और हम देखते हैं नायोआ अभी भी जिंदा होता है, जिस वजह से वो खुश होने लगता है क्योंकि माकी ने उसे मारा नहीं होता। पर तभी माकी की माँ वहाँ पर आ जाती है, जिनके गले पर कट लगा होता है और यहाँ नायोआ अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से माकी की माँ उसे चाकू मार के मार देती है और मरते मरते ये सोचने लगती है कि वो सच में माई और माकी की माँ बनके कितनी खुश थी। तब माकी माई को लेकर बाहर चली जाती है, जहाँ निशिमिया माई को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसने माई को अंदर जाने से मना किया होता है। तब माकी माई को निशिमिया के पास छोड़ देती है और निशिमिया माकी से पूछने लगती है कि आखिरकार अब वो क्या करेगी। पर माकी बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि जो ज़ेनिन क्लैन के मेंबर्स इस लड़ाई में मिसिंग होते हैं वो बाद में मारे जाते हैं, पर उनके मरने के बाद कोई भी सबूत नहीं मिला होता। बस वहाँ पर उन्हें कर्स एनर्जी के ट्रेसेस मिले होते हैं, जो कि एक कर्स टूल वेपन के होते हैं। तो थोड़े दिनों बाद गोजो क्लैन और कामो क्लैन ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिलीज में से निकालने के लिए कहने लगते हैं, पर जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स अभी के लिए इसको होल्ड पे डाल देते हैं। और गाइस तब मास्टर टेंगन सभी को बताती हैं कि हकारी पैसे कमाने के लिए एक अबंडेंट मल्टी स्टोरी पार्किंग गैराज में अंडरग्राउंड फाइट क्लब चलाता है, जहाँ पर सोर्सरर्स के बीच में लड़ाई होती है और नॉन सोर्सरर्स उस लड़ाई को देखते हैं, जिस वजह से फुशिगुरो बहुत हैरान होता है क्योंकि ये जुजुत्सु के सीक्रेसी वाले रूल के खिलाफ होता है। तब मास्टर टेंगन उन्हें वहाँ पर ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कर्सिस का यूज कर सकते हैं। आखिरकार हम कपड़े क्यों बदल रहे हैं? तो फुशिगुरो कहता है हकारी की अथॉरिटीज के साथ लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया और अब वो इलीगल जुजुत्सु एक्टिविटीज कर रहा है। तो इसलिए अगर उसे लगा कि हम जुजुत्सु हाई से हैं तो वो हम पर हमला कर सकता है, क्योंकि हम उसके लिए कॉप्स की तरह हैं और वो हमारे लिए चोर की तरह। तो इटाडोरी कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि हकारी हमारा साथ देगा? तो फुशिगुरो कहता है वो जिस तरह के काम कर रहा है वैसे तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, और हमारे सीनियर्स के हिसाब से वो बिल्कुल बेकार है। और यूटा के हिसाब से हकारी उससे भी ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से हमें उसकी ताकत की जरूरत है। तब वो दोनों उस अंडरग्राउंड फाइट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ बंदे उन्हें रोकने लगते हैं और उन्हें वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं। और फुशिगुरो उन्हें कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है, जिस वजह से वो वहाँ पर लड़ने आए हैं। पर तभी एक बंदा फुशिगुरो के मुंह पर पंच मारता है और उसके फेस के पास जाकर रुक जाता है। हमारे यहाँ का पहला रूल है कि हम किसी को भी क्लब के बारे में नहीं बताते हैं, तो जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हें यहाँ का पता कैसे पता लगा? मैं उसे मारने से पहले उसके नाम का पता नहीं लगा पाया और ये 1 महीने पहले की बात है। तब हम देखते हैं उनका एक पर्सन 1 महीने पहले गायब हुआ होता है, जिस वजह से फुशिगुरो की ये झूठी स्टोरी उन्हें सच लगने लगती है और फुशिगुरो उस पर्सन की जगह लड़ने के लिए कहने लगता है। तो इटाडोरी को भी समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग हकारी का नाम लेंगे तो उन पर शक किया जाएगा, जिस वजह से उसका चुप रहना ही सही है। बस बहुत हो गया, बॉस ने कहा है कि ये सब कुछ ठीक है, जिस वजह से हम आज इसे लड़ाई लड़ने देंगे, पर ये लड़ाई तुम नहीं बल्कि तुम्हारे साथ वाला ये लड़का लड़ेगा। ये तो अच्छी बात है क्योंकि इटाडोरी इसके लिए सही पर्सन है। नहीं, मैं लड़ूंगा। बॉस को तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए हो, तो इसलिए अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, मुझे ये मंजूर है। तब वो दोनों वहाँ से
वापिस चले जाते हैं और उन्हें ये एहसास हो गया होता है कि हकारी कैमरे से उन्हें देख रहा था, जिस वजह से वो लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो अब तुम फाइट्स को ज्वाइन करोगे और अंदर से सब चीजों पर ध्यान रखोगे और तब तक मैं पार्किंग गैराज में घुसने की कोशिश करूंगा और मुझे लगता है कि वो लोग ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या करूंगा। तो इसलिए जैसे ही मैं पार्किंग गैराज में घुसने की कोशिश करूंगा और अगर पकड़ा जाऊंगा तो हकारी से मिलने का हमारा चांस खत्म हो जाएगा। तो इटाडोरी कहता है अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी ताकत से अंदर घुस सकते हैं। तो फुशिगुरो कहता है ये अब हम तब करेंगे जब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, पर मैं इस चीज को अवॉइड करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर हकारी से मदद मांगने आए हैं, जिस वजह से अगर ऐसा होगा तो वो हमारी मदद नहीं करेगा। वैसे मैं आज रात कुछ करना नहीं चाहता हूँ, बस मिकी की पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने वाली डेडलाइन नजदीक आ रही है और हमें यहाँ पर पहुँचने में भी काफी टाइम लग गया है क्योंकि हम रास्ते में कर्स स्पिरिट से लड़ रहे थे। तो इसलिए मुझे आज पार्किंग गैराज में घुसना ही होगा और अगर चीजें बिगड़ गई तो मैं वहाँ से निकल जाऊंगा। तब हमें पता चलता है कि सुमिकी के पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने में 9 दिन बचे होते हैं और यहाँ एक बंदा इटाडोरी को समझा रहा होता है कि फाइटिंग में कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना मना है क्योंकि नॉन सॉर्सरर्स उन टेक्निक्स को देख नहीं सकते, जिस वजह से उनके लिए ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं होगा। तब इसके लिए इटाडोरी तैयार हो जाता है और वो बंदा इटाडोरी को इधर उधर भागने से भी मना करता है क्योंकि अगर वो इधर उधर भागेगा तो स्पेक्टेटर्स उसे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या तुम मुझे बॉस के बारे में बता सकते हो? तुम बहुत ज्यादा क्यूरियस लग रहे हो, पर चिंता मत करो, तुम जल्दी ही उनसे मिलोगे। यहाँ पर 2 तरह के मैचेस होते हैं, पहले तो अनस्क्रिप्टेड मैचेस जैसे कि आज हो रहे हैं और दूसरे स्क्रिप्टेड मैचेस जो कि बॉस फिक्स करते हैं। तो इसलिए अगर तुम आज उन्हें पसंद आओगे तो तुम्हें उनके साथ मिलने का मौका जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब आज मुझे खुद को अच्छा दिखाना पड़ेगा। तो वो लोग लड़ाई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से स्पेक्टेटर्स लड़ाई देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उन्होंने पार्किंग गैराज की फ्लोर की छत उड़ा दी होती है ताकि स्पेक्टेटर्स ऊपर वाले फ्लोर पर खड़े रह के नीचे वाले फ्लोर के फाइटर्स को लड़ते हुए देख सकें। तो इटाडोरी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने अपोनेंट को देखकर भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो गाइस, इस फाइट क्लब टूर्नामेंट में आपका स्वागत है और मेरा नाम अनाउंसर जॉन बॉबी है। तो चलो फिर आज मैं आपको आज के फाइटर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आज हमारे पास एक सरप्राइज चैलेंजर है जो कि है डेंजरस फायर बॉल किड यूजी इटाडोरी और दूसरी तरफ है एक पांडा जो कि पांडा की तरह खड़ा होता है, पांडा की तरह चलता है और पांडा की तरह ही बैठता है। तो अब अगर आपने अपनी बैट्स लगा ली हैं तो चलो फिर अब फाइट को स्टार्ट किया जाए। तब यहाँ हकारी और किरारा इस लड़ाई को देख रहे होते हैं और हकारी को पूरा यकीन होता है कि इस लड़ाई में तो पक्का पांडा ही जीतेगा क्योंकि उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पर यहाँ हम देखते हैं पांडा और इटाडोरी में बहुत कमाल की लड़ाई चल रही होती है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। पांडा, क्या तुम हकारी से मिले? नहीं, वैसे उसे मुझ पर शक नहीं है, पर वो मुझे अवॉइड कर रहा है और ऊपर से उसके साथ जो 3rd ईयर है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आप ये भी छुपा रहे हो? क्या आप जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हो? हाँ, मैं ये छुपा रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है। तो आपको पता है ना कि आगे क्या करना है। तब पांडा जानबूझकर हार जाता है और सबको ऐसे दिखाने लगता है कि इटाडोरी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है, जिस वजह से सारे लोग इटाडोरी को चीयर करने लगते हैं। और यहाँ हकारी ने अपने बंदे को इटाडोरी को ऊपर लाने के लिए कहा होता है क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि इटाडोरी अगले मैचेस को भी जीतता रहेगा। ये 3 डायमेंशंस में फाइट करता है जिससे स्पेक्टेटर्स को इसे देखने में बहुत मजा आता है और मैं इससे एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तब वो बंदा हकारी से फुशिगुरो के बारे में पूछने लगता है। अभी के लिए तुम नजर रखो और किरारा भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ये लड़का सच में बहुत कमाल का है और मुझे आज इतना थ्रिलिंग महसूस हो रहा है जैसा मुझे तब फील हुआ था जब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स को खाली कर दिया था। तब पांडा बाहर चला जाता है जहाँ पर उसे फुशिगुरो भी मिल जाता है। तो क्या तुम्हें लगता है कि इटाडोरी हकारी से मिल सकता है? बिल्कुल, पर आखिरकार आप अभी तक उससे कैसे नहीं मिले हो? वैसे मुझे पता तो है कि वो है कहाँ पर, क्योंकि वो हमेशा मॉनिटर रूम में ही रहता है, पर आज तक मैं उस तक कभी नहीं पहुँच पाया हूँ क्योंकि चाहे मैं उस रूम की तरफ जाऊँ या फिर उससे दूर जाऊँ पर फिर भी मैं उसके करीब नहीं पहुँच पाता हूँ, जिससे कि मुझे फील होता है कि ये गोजो की कर्स टेक्निक की तरह ही कोई टेक्निक है और ये शायद किरारा की ही कर्स टेक्निक है, पर मुझे पूरा यकीन नहीं है। किरारा वही 3rd ईयर का लड़का है ना? तो क्या ये तभी होता है जब किरारा मॉनिटर रूम में होता है? मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है
क्योंकि हकारी और किरारा कभी अलग नहीं होते हैं। तो मैंने हकारी के पास जाने से अच्छा ये डिसाइड किया कि मैं स्पेक्टेटर्स को अट्रैक्ट करूंगा, और ये अच्छी बात हुई कि तुम लोग वहाँ पर आ गए। तो आपको लगता है कि इटाडोरी हकारी को हमारी मदद करने के लिए कन्विंस कर पाएगा? ये शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हकारी को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। इटाडोरी सच में बहुत ज्यादा फ्रेंडली और चार्मिंग नेचर का है, जो कि हकारी पर काम करना चाहिए, पर वो झूठ कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे मैंने इसके लिए इटाडोरी को थोड़ा बहुत समझाया है, और वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि हकारी इटाडोरी को पहचान जाए, जिस वजह से या तो वो उसे बाहर फिकवा दे या फिर किसी को बुला के उस पर हमला करवा दे। जिसका मतलब जैसे इटाडोरी उस रूम के अंदर जाएगा, हमें उस एरिया के गार्ड्स को काबू में रखना होगा ताकि वो लोग बात कर सकें। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर पाएंगे। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं मारूंगा, बस बेहोश करूंगा। पर वहाँ तो बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरास है ना, और अगर नेगोशिएशन मॉनिटर रूम में होगी तो उन्हें तो दिखाई दे जाएगा कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। चिंता मत करो, मुझे वहाँ के कैमरास और उनके ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता है। वैसे भी मैं वहाँ पर लड़ता हूँ, तो इसलिए अगर कोई मुझे देख भी लेगा तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी वहाँ पर सीरियस सॉर्सरर्स हकारी और किरारा ही है, और एंट्रेंस पे 4 गार्ड्स हैं, 2 हर फ्लोर्स पर हैं, पर रूफ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आइडिया शायद काम कर जाए, पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता किरारा के कर्स टेक्निक की हो रही है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर इटाडोरी का सच बाहर आ जाएगा तो हमें इन सब से पीछे हटना होगा। तो इटाडोरी को हकारी से मिलने का मौका मिल गया होता है, जिसके बारे में उसने फुशीगुरो को बता दिया होता है, और यहाँ किरारा उसे अपने साथ मॉनिटर रूम में ले जाता है और इटाडोरी और हकारी को निकनेम से बुला रहा होता है। तब यहाँ फुशीगुरो भी गार्ड्स की शैडोज में घुसकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें नॉकआउट करके पकड़ लेता है। तब पांडा भी बंदों को नाटक करके उसकी तरफ बुला रहा होता है, और बंदों के करीब आते ही वो उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं पांडा और फुशीगुरो छत पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर तभी वहाँ पर किरारा आ जाता है, जो कि पांडा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और पांडा को भी समझ नहीं आ रहा होता कि किरारा हकारी के साथ क्यों नहीं है। रुको जरा, ये तो पांडा है, और जो इसके साथ लड़का है वो तो इटाडोरी के साथ आया था। तो इसका मतलब अगर पांडा और ये यहाँ पर आए हैं तो ये लड़का जुजुत्सु हाई से है, और इटाडोरी भी जुजुत्सु हाई से ही है, जिसका मतलब हकारी खतरे में है। तब किरारा हकारी को कॉल करने के लिए अपनी जेब से फोन निकालने लगता है, पर तभी फुशीगुरो अपने शिकिगामी से किरारा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि उसका फोन नीचे गिर जाता है। पर अचानक से फुशीगुरो का शिकिगामी वापस उसी की तरफ आ जाता है। रुको जरा, क्या मेरा डिवाइन डॉग रिपेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर पांडा ने जो कहा है वो सच है तो इसका मतलब डिवाइन डॉग वहाँ तक नहीं जा पाया है। तब किरारा सोचने लगता है कि उसने पांडा को पहले ही मार्क कर दिया था, जिस वजह से वो मॉनिटर रूम की तरफ भागने लगता है। रुक जाओ किरारा, हम दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा पांडा कि तुमने हमें धोखा दिया है। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब पांडा किरारा तक नहीं पहुंच पा रहा होता, और फुशीगुरो उसके सामने डिवाइन डॉग को ले आता है ताकि किरारा कहीं ना जा सके। पर तभी फुशीगुरो खुद उड़ते हुए डिवाइन डॉग पर गिर जाता है। आखिरकार ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि हम बस एक दूसरे के क्लोज नहीं जा पा रहे हैं, पर यहाँ तो डिवाइन डॉग और मैं सेपरेट ही नहीं हो पा रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह की कर्स टेक्निक है? तब यहाँ पांडा पर एक इमाई नाम का स्टार बना होता है, जिससे कि किरारा ने उसे मार्क किया होता है। इटाडोरी, क्या तुम विश्वास करोगे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम यहाँ पर 1 घंटा काम करके महीने में 6 लाख रुपए कमा सकते हो? और तो इटाडोरी हकारी की बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसे पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो कि उसे इतने पैसे दे सकता है। अगर तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें इसके लिए 1,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसी बात है? फिर तो मुझे इस चीज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ धोखेबाज होते हैं जो कि ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो रिच हैं, और उसके बाद रिच होने की टिप्स को बेचते हैं ताकि वो इससे पैसे कमा सकें। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं, और इस सब का लेना देना फीवर से है। अब आखिरकार ये फीवर क्या है? जो लोग धोखा दे रहे होते हैं और जो लोग धोखा खा रहे होते हैं, उनके अंदर अपनी लाइफ को चेंज करने का फीवर होता है, और जिनके ऊपर ये फीवर हावी हो जाता है वो गलतियां करते हैं। पर जिनके पास ये फीवर नहीं होता है वो तो कभी प्यार में भी नहीं पड़ सकते हैं, जिस वजह से मैं इस फीवर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो क्या तुम्हें पता है कि फीवर के साथ डायरेक्ट डीलिंग करने वाला वे क्या है? शायद गैम्बलिंग। सही कहा, लाइफ खुद एक गैम्बल है, और मेरी इसी गैम्बलिंग की वजह से बहुत सारी लड़कियों ने मुझे छोड़ दिया था। पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ये सोसाइटी उन लोगों को
रौन देती है, जो बड़ी बेट नहीं लगाते और उन्हें ये नहीं पता होता कि कब क्विट करना है। सभी लोगों को गैम्बल करना पसंद है, पर उन्हें सबसे ज्यादा हारने और तबाह होने से नफरत है। पर कुछ लोग शांति की जिंदगी नहीं जीना चाहते। मैं आज तक ऐसे किसी को भी नहीं जानता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे फीवर से प्यार है और फीवर गैम्बलिंग है और गैम्बलिंग हमारी जिंदगी। तो इसलिए मैं इस कंट्री के फीवर को इस फाइट क्लब के जरिए कंट्रोल करना चाहता हूँ। अब जब कर्स स्पिरिट की एग्जिस्टेंस सबको पता चल चुकी है और जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स भी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का चांस मिला है और अब मैं सारे ऑब्स्टेकल्स को हटा देना चाहता हूँ ताकि मैं चेंज हो रही जुजुत्सु रेगुलेशन का फायदा उठा सकूं और पब्लिकली इस फाइट क्लब को एक्नॉलेज करवा सकूं, जिसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे ताकतवर लोगों की जरूरत है। तो बताओ, क्या तुम मेरे फीवर में मेरा साथ देना चाहते हो? तो इटाडोरी कुछ पूछने लगता है, पर तभी हकारी के फोन पर किरारा की मिस कॉल आती है। तो इटाडोरी, क्या तुम कुछ ड्रिंक करना चाहोगे? बिल्कुल, पर मैं दारू नहीं पीऊंगा। आखिरकार ऐसा क्यों? क्या तुम दारू को संभाल नहीं सकते? ऐसी बात नहीं है, मैं बस अंडर एज हूँ। पर तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें इस चीज की कोई फिक्र है। तुम्हें पता है कि गोजो भी ड्रिंक नहीं करता है। आखिरकार ये गोजो कौन है? सारे सॉर्सरर्स गोजो को जानते हैं। आखिरकार तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम उसे नहीं जानते? क्या तुम जुजुत्सु हाई के स्पाई हो? तो इटाडोरी घबरा जाता है और हकारी को बात समझाने की कोशिश करने लगता है, पर हकारी बिना उसकी बात सुने उस पर हमला कर देता है, जिससे इटाडोरी बचने की कोशिश कर रहा होता है, पर हकारी उसे पकड़ लेता है। जब मुझे किरारा की कॉल आई तब मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तब हकारी इटाडोरी को मार रहा होता है, पर क्योंकि इटाडोरी और उसके साथियों को हकारी की जरूरत होती है, तो इटाडोरी उस पर हमला ना करके उसे उसकी बात सुनने के लिए कहता है, पर हकारी इसके लिए मना कर देता है। तब यहाँ फुशिगुरो और पांडा ने किरारा को रोक कर रखा होता है। किरारा, हम जुजुत्सु हाई की तरफ नहीं हैं और तुम्हें तो पता ही है कि टोक्यो में क्या चल रहा है। सारी जगह बैरियर्स अपीयर हो रहे हैं, जो कि ये साबित कर रहा है कि जुजुत्सु पर टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हकारी का साथ चाहिए। तब किरारा कहता है, तुम लोगों ने खुद हमें निकाल दिया था, तो ये तुम्हारी गलती है। तब फुशिगुरो कहता है, आखिरकार तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में क्या हुआ है? इन लोगों ने कंजर्वेटिव फैक्शन के साथ लड़ाई की थी और कंजर्वेटिव फैक्शन का सिर्फ रेगुलेशंस के साथ लेना देना नहीं है। जुजुत्सु को लेकर उनका एक स्पेसिफिक आइडिया है और उन्हें कन्वेंशनल जुजुत्सु पसंद है, जैसे कि नोबारा की कर्स टेक्निक थी। वक्त के साथ साथ जुजुत्सु टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड होता गया, जैसे कि वो कर्स वीडियोस जो कि पहले बहुत ज्यादा फेमस थी, और जब इस चीज से कर्स टेक्निक इफेक्ट होने लगी तो कंजर्वेटिव फैक्शन ने इसे रोकने की कोशिश की। हकारी की टेक्निक उसी कंजर्वेटिव फैक्शन के असूलों के खिलाफ थी, जिस वजह से उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से वो लोग हार गए। पर गोजो तो हमेशा सबको संभाल लेता है ना, तो आखिरकार आज तुम लोगों को हमारी जरूरत क्यों पड़ रही है? शायद तुम लोग झूठ बोल रहे हो और यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हो। तब फुशिगुरो किरारा को बताता है कि गोजो सील हो चुका है, जिस वजह से वो लोग हार गए हैं, पर किरारा उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, जिस वजह से फुशिगुरो अपनी रैबिट एस्केप वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। किरारा हकारी के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो इसलिए अगर हम इसे कन्विंस कर पाए तो हकारी के साथ नेगोशिएशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो फुशिगुरो ध्यान देता है कि उसके रैबिट्स के ऊपर स्टार बना हुआ है, जिसके साथ एक्रोक्स नाम का एक वर्ड लिखा हुआ है, और मॉनिटर रूम के डोर पर भी स्टार के साथ गैक्रक्स लिखा हुआ है, जिस वजह से वो इसके बारे में सोचने लगता है और वहाँ पर सारी जगह रैबिट्स भर जाते हैं। आखिरकार इसने इतने सारे रैबिट्स क्यों बुलाया है? मेरी कर्स टेक्निक कर्स एनर्जी को मार्क करती है, तो इसलिए वो शिकिगामी को भी सोर्सर्स की तरह सेम ट्रीट करती है। तो इसलिए अगर ये ऐसे ही रैबिट्स को बढ़ाता रहा तो ये सारे शिकिगामीज को अपनी डोगी की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सफोकेट होके मर जाएगा। पर तभी अचानक से वो सारे रैबिट्स फूट जाते हैं और फुशिगुरो ने भी अपनी जगह चेंज कर ली होती है। तो पांडा, आखिरकार ये रैबिट एस्केप कैसा था? ये मेरी तरह ही क्यूट था। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये रैबिट्स किसके करीब जा पाए और किसके नहीं। ये मेरे और सेकंड फ्लोर के करीब आ पाए थे, पर किरारा और मॉनिटर रूम के डोर से ये दूर रहे। ऐसी बात है तो आप एक बार ये चेक कीजिए कि आपकी बॉडी के ऊपर एक स्टार और एक वर्ड तो नहीं लिखा हुआ। तब पांडा देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर स्टार के साथ ईमाई लिखा हुआ है, और फुशिगुरो भी चेक करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर स्टार के साथ एक्रुक्स लिखा हुआ है। शायद डिवाइन डॉग के ऊपर भी कोई मार्क लगा होगा, पर अभी भी मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है। मुझे एक चीज पता है कि इस कर्स टेक्निक का बेसिस कॉन्स्टेलेशन है और वो कॉन्स्टेलेशन द सदर्न क्रॉस है। तब ये सुनकर किरारा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिससे कि फुशिगुरो को ये यकीन हो जाता है कि वो सही सोच रहा है।
आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया। हम दोनों के फेस के रिएक्शन से इसे सब कुछ समझ में आ गया है। इससे पहले ये यकीन नहीं था कि मेरी टेक्निक सदर्न क्रॉस पर बेस्ड है, पर मेरे फेस ने इसे यकीन दिला दिया है। तो अगर ये ऐसे ही पता करता रहा तो ये बहुत जल्द मॉनिटर रूम में एंटर कर पाएगा। मुझे इसे यहीं पे रोकना पड़ेगा। तब फुशिगुरो सोचता है, सुमिकी की वजह से ही मुझे सदर्न क्रॉस के बारे में पता है, पर क्या सदर्न क्रॉस के अंदर 4 पॉइंट्स नहीं होते हैं? फुशिगुरो आखिरकार चल क्या रहा है? पांडा, सदर्न क्रॉस के अंदर तो 4 पॉइंट्स होते हैं ना? वैसे अगर वो क्रॉस है तो ऐसा तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि किरारा की कर्स टेक्निक ने हम सभी को सदर्न क्रॉस का एक एक स्टार दिया है, ताकि हम लोगों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस बना रहे। पर किरारा डोर के करीब जा सकता है और आप और मैं एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कर्स टेक्निक एक स्टैम्प रैली या फिर एक बोर्ड गेम की तरह है, जिसमें रूट पहले से ही तय होता है। जिसका मतलब अगर हमें किसी के करीब जाना है तो हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा, और जो सेम स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि ये टेक्निक कास्टर को इंक्लूड नहीं करती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किरारा डिवाइन डॉग के करीब नहीं जा पाया था, और शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे स्टार्स और किरारा और डोर के स्टार्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर अगर ऐसी बात है तो आखिर का किरारा रूम के अंदर क्यों नहीं गया है? शायद ये हमें रोकने के लिए वहाँ पर खड़ा है। किरारा शायद चुपके से मॉनिटर रूम के अंदर जाना चाहता है, ताकि हमें उन कंडीशंस के बारे में ना पता चल सके जिससे कि हम उस रूम के अंदर जा सकते हैं। जिसका मतलब यहाँ पर 5 या फिर 5 से ज्यादा स्टार्स हैं। अगर मेरी फिक्स रूट वाली थ्योरी करेक्ट है और यहाँ पर सिर्फ 4 ही स्टार्स हैं, तो हम में से किसी एक को तो किरारा के पास पहुँचना ही चाहिए था। पर अगर हम दोनों के बीच में एक 5th स्टार है तो हम दोनों को पहले उस स्टार पर जाना पड़ेगा, ताकि हम किरारा और उस डोर के पास जा सकें। पर अगर हमारे पास 6 या फिर 7 स्टार हुए तो हम क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि 5 स्टार होने से भी क्रॉस बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो किरारो को एहसास हो जाता है कि उसका सीक्रेट बाहर आ गया है, जिस वजह से वो गाड़ी के ऊपर उतरकर इमाई का स्टार लगा देता है और वो गाड़ी सीधा पांडा की तरफ उड़कर चली जाती है, जिसे पांडा दूर फेंक देता है और फुशिगुरो को दूसरा स्टार ढूंढने के लिए कहता है। उस कार को दूर मत फेंकिए, क्योंकि किरारा ने उसके ऊपर आपके ही जैसा इमाई वाला स्टार लगा रखा है, जिसका मतलब अगर आप उसे दूर भी फेंक देंगे तब भी वो आपके पास आती रहेगी। किरारा ने जो अभी किया है उसके हिसाब से उसे किसी के ऊपर स्टार लगाने के लिए उसे टच करना पड़ता है, पर किरारा ने ना ही मुझे टच किया था और ना ही रैबिट्स को, उसने सिर्फ डिवाइन डॉग को टच किया था। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को मार्क करने की जगह लोगों की कर्स एनर्जी को मार्क करता है, और अगर इसे ऑब्जेक्ट को मार्क करना हो तो शायद किरारा किसी तरह उन्हें कर्स एनर्जी से चार्ज करता है, और इसी तरह किरारा ने उस कार को भी इमाई स्टार दिया है। और अगर मैं ये सोचूं कि इस टेक्निक की रेंज ज्यादा नहीं है तो वो 5वां स्टार यहीं आसपास होना चाहिए। रुको जरा, वो रहा 5th स्टार। मुझे यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई और कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, जिस वजह से किरारा की कर्स एनर्जी भी एक स्टार के साथ मार्क्ड है, और क्योंकि किरारा की कर्स एनर्जी भी एक स्टार के साथ मार्क्ड है तो वो कर्स एनर्जी को यूज करके किसी और ऑब्जेक्ट को एक्रुक्स वाले स्टार के साथ मार्क नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसने मुझ पर यूज किया है, जिसका मतलब वो मेरे ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकती। और अब अगर मैं इस स्टार के पास आ चुका हूँ तो शायद मैं अब किरारा तक भी पहुँच सकता हूँ। तो फुशिगुरो देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर एक्रुक्स स्टार बना हुआ है, और हमें बताया जाता है कि फुशिगुरो की हाइपोथेसिस सच है और किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रैंडवर्स है, जिसमें सदर्न क्रॉस के साथ एक 5वां स्टार भी है जो कि कर्स एनर्जी को टारगेट करता है। और अगर किसी को एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जाना होता है तो उसे एक फिक्स्ड रूट फॉलो करना पड़ता है, और 2 सेम स्टार वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये फिक्स रूट इस तरह डिफाइन होता है कि आपको नियरेस्ट स्टार से फार्थेस्ट स्टार तक जाना होता है। तब हमें बताया जाता है कि कॉन्स्टेलेशंस के अंदर डेप्थ होती है और हर एक स्टार अर्थ से डिफरेंट डिस्टेंस पर है, और क्योंकि फुशिगुरो के ऊपर एक्रोस स्टार है तो उसे मिमोसा स्टार से गुजरते हुए गिनन स्टार के पास जाना पड़ेगा, जो कि किरारा के ऊपर है। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि तुमने मेरी कर्स टेक्निक का पता लगा लिया है। पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकता? मैं सिंपली अपनी कर्स एनर्जी से गिनन स्टार को रिमूव करके बाकी चीजों को एक्रुक स्टार से मार्क कर सकता हूँ, जिस वजह से तुम इन ऑब्जेक्ट से नहीं बच सकते। तो अचानक से फुशिगुरो का डिवाइन डॉग किरारा पर हमला कर देते हैं। आखिरकार ये डॉगी यहाँ पर कैसे आ गया? रुको, अब समझ में आया। उसने कभी भी अपने डॉगी शिकिगामी को कैंसिल नहीं किया था। क्या उसने ये गैस कर लिया था कि जो लोग सेम स्टार से मार्क होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वो वॉल के पीछे
पीछे चला गया था ताकि वॉल की वजह से शिकिगामी उसकी तरफ ना आ सके। और जैसे ही मैं उनके बीच में आया तो वो डॉग भी बाहर आ गया, जिस वजह से उसने मुझ पर हमला कर दिया। तब किरारा अपनी टेक्निक को कैंसिल कर देता है, जिस वजह से फुशिगुरो उसे पकड़ लेता है और उसे उसकी बात सुनने के लिए कहता है। तब किरारा अपने आप को फुशिगुरो की कैद से आजाद नहीं करवा पा रहा होता। क्या तुमने वो सब कुछ प्लान किया था? पर तुम्हें तो ये अंदाजा ही नहीं होना चाहिए था कि डोगी तुम्हारी तरफ आएगा या फिर तुम डोगी की तरफ उड़कर जाओगे। तब फुशिगुरो कहता है, पहले तो मैंने बस तुक्का लगाया था, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी होती है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है। जब पहली बार डिवाइन डॉग ने मुझे अपनी तरफ खींचा था तब उसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी थी, पर इस बार मैंने तुम्हारे अटैक से बचने के लिए अपनी कर्स एनर्जी को रीइंफोर्स किया था, जिस वजह से वो मेरी तरफ आ गया। तब किरारा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर तभी फुशिगुरो उसे छोड़ के उसे उसकी बात सुनने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से किरारा इसके लिए मान जाता है। तब थोड़ी देर बाद इटाडोरी उड़ते हुए मॉनिटर रूम से बाहर गिरता है, जिसे देखकर फुशिगुरो हैरान हो जाता है क्योंकि इटाडोरी को बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं। फुशिगुरो, पांडा बीच में मत आना। तो तुम अभी भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो? हकारी इटाडोरी को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर फुशिगुरो और पांडा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई इटाडोरी को भी इतनी बुरी तरह से मार सकता है। पर हम देखते हैं कि हकारी को ये एहसास हो गया होता है कि इटाडोरी बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं इटाडोरी नीचे गिरते हुए अपने एक हाथ का सपोर्ट लेके दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तुम तो पूरी तरह से पागल हो चुके हो। ये लड़ाई शिबुआ की लड़ाई की तरह नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे दिखाना है कि ये हम पर भरोसा कर सकता है, तो इसलिए ना ही मैं हार मानूंगा और ना ही मैं इसके साथ लड़ूंगा। तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात तब तक सुनूंगा जब तक तुम ऐसे ही खड़े रहोगे। हकारी रुक जाओ, ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, जिस वजह से तुम्हें इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। मैंने अभी अभी यही तो कहा कि मैं इनकी बात जरूर सुनूंगा। तो बताओ इटाडोरी, आखिरकार तुम्हें मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों है? आज हम पहली बार मिल रहे हैं ना? वो इस वजह से क्योंकि मेरे सीनियर्स को लगता है कि तुम स्ट्रांग हो। मुझे लगा ही था कि कोई ऐसी ही बात होगी। तो हकारी इटाडोरी को एक पंच मारता है। आखिरकार इसके पंचेस में इतनी ज्यादा फोर्स क्यों है? ये चाहे जितनी मर्जी कम स्ट्रेंथ से मुझ पर हमला कर रहा हो, पर फिर भी मुझे बहुत चोट लग रही है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? जब एक सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर से मदद मांगता है तो ये तय होता है कि वो दोनों एक दूसरे के भरोसे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें मुझे दिखाना होगा इटाडोरी कि तुम्हारे पास वो फीवर है जो कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। और मुझे लगता नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि तुम तो यहाँ पर किसी और के ऑर्डर पर आए हो। आखिरकार वो बूढ़ा मासीमिची कर क्या रहा है? उसे तो तुम जैसे कमजोर बंदों को बाहर फेंक देना चाहिए था। मेरे पास कोई भी फीवर नहीं है, क्योंकि मैं एक कॉग हूँ और मैं सिर्फ उसी मशीन के अंदर लग सकता हूँ जिसके जरिए सॉर्सरर्स कर्सेस को खत्म कर सकते हैं। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो। तब फुशिगुरो को एहसास हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इटाडोरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगा, जिस वजह से वो इटाडोरी को ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है। पर तभी हकारी फिर से उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। इससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ ना? गोजो के अकॉर्डिंग मेरी कर्स एनर्जी पावरफुल है और इसी वजह से तुम्हें चोट लग रही है, पर लगता है तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो पांडा, इटाडोरी को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इटाडोरी फिर से हकारी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसने हकारी के 3 मुक्कों को पूरी ताकत से झेला होता है। आखिरकार तुम हो क्या? मैंने कहा ना कि मैं बस एक कॉग हूँ और कॉग्स का बस एक ही फंक्शन होता है और वो है कर्सेस से छुटकारा पाना। तो इसलिए अगर उस चीज के लिए तुम जरूरी हो तो मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। तो बताओ हकारी, आखिरकार तुम्हारा फंक्शन क्या है? ये लड़का तो बहुत ढीठ है। क्या इसकी आंखें मुझे ये बता रही हैं कि इसके पास भी फीवर है? तो हकारी फिर से इटाडोरी को पंच मारने लगता है, पर किरारा उसे समझाता है कि अब उसे शांत हो जाना चाहिए क्योंकि इटाडोरी ने खुद को साबित कर दिया है। जिस वजह से हम देखते हैं हकारी फुशिगुरो और पांडा को नीचे बुला लेता है ताकि वो उनके साथ एक डील कर सके, और इस वजह से फुशिगुरो किरारा को थैंक यू कहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी हायर अप से नफरत है। पर हकारी का फीवर तब बहुत अच्छा लगता है जब वो जुजुत्सु हाई के लोगों की मदद कर रहा होता है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोगों की मदद करे। तब वो सभी लोग हकारी को सारी बात बता देते हैं और हकारी को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि गोजो सील हो चुका है। तब पांडा भी सभी को बताता है कि प्रिंसिपल मासामिची मर चुके हैं, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। चिंता मत करो इटाडोरी, वो शिबुआ में नहीं मरे हैं, बल्कि वो एक हायर अप की वजह
वजह से मरे हैं। पर ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि प्रिंसिपल तो आपके फादर थे। कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हकारी कहते हैं, तो अब जो तुम लोग कह रहे हो वो सच है तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो लोग मेरी केयर करते थे उनकी अब ऐसी हालत हो गई है। मैं इतना परेशान तब हुआ था जब मेरे पिछवाड़े में तीर घुस गया था। तो चलो फिर मैं तुम्हारी कलिंग गेम को हैंडल करने में मदद करूंगा, पर कोई गलत फहमी मत पालना, क्योंकि मैं ये सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड के तौर पर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम लोग एक डील करेंगे जिस वजह से तुम्हें कलिंग गेम के बाद मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो पांडा कहता है, तुम जुजुत्सु रेगुलेशंस को चेंज करना चाहते हो ना, क्योंकि अब कर्स स्पिरिट्स के बारे में लोगों को पता लग चुका है। पर आखिरकार तुम चाहते क्या हो? ये चाहे जो मर्जी चाहता हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना डिफिकल्ट हो सकता है। आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि मैं जेनिन क्लैन का हेड हूँ। तो चलो, जेनिन क्लैन का हेड बनने का कोई फायदा तो है। क्या सच में? रुको जरा, मुझे गोजो और मासामिची के लिए बुरा तो लग रहा है, पर इसका जेनिन क्लैन का हेड होना मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि अगर मेरे साथ बिग 3 फैमिलीज का सपोर्ट होगा तो रूल्स को चेंज करना आसान है। पर रियल प्रॉब्लम तो ये है कि आखिरकार इस सब के बाद मैं जेनिन क्लैन को अपने फाइट क्लब पे कब्जा करने से कैसे रोकूंगा। पर अभी के लिए ये ज्यादा जरूरी है। चलो फुशिगुरो, हम दोस्त बन जाते हैं। तब पांडा सभी को ये डिसाइड करने के लिए कहने लगता है कि उन्हें किस कॉलोनी में जाना है। पर तभी वहाँ पर कलिंग गेम का कुगाने आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अटेंशन प्लेयर्स, एक प्लेयर ने कलिंग गेम के अंदर एक न्यू रूल को ऐड किया है, जिसके अकॉर्डिंग एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के नेम, पॉइंट, नंबर ऑफ रूल एडिट और करंट कॉलोनी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कलिंग गेम के एक प्लेयर काशिमो को देखते हैं, जिसने एक प्लेयर को मार दिया होता है और उसे 5 पॉइंट्स मिले होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, बल्कि 400 साल पहले तो और ज्यादा टफ सॉर्सरर्स थे। तो आखिरकार ये सुकूना है कहाँ? तुम 200 पॉइंट्स तक पहुँच चुके हो, तो क्या तुम 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कलिंग गेम के अंदर किसी रूल को ऐड करवाना चाहते हो? तो चलो फिर एक रूल को ऐड किया जाए। मैं चाहता हूँ कि प्लेयर्स के नेम और पॉइंट्स टोटल सभी को दिखाई दे, ताकि हम उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकें। पर क्योंकि रूल को ऐड करने से उनके पॉइंट्स घटते हैं, तो उसमें यह भी ऐड करना कि आखिरकार उन्होंने कितने रूल्स को ऐड किया है और साथ में वो किस कॉलोनी में है। तो अब इस रूल को ऐड कर दो कुगाने। तो हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं और वहाँ पर जो कुगाने अनाउंसमेंट करने आया होता है वो इटाडोरी का होता है, क्योंकि वही कलिंग गेम और उसके बीच का कनेक्शन होता है। पर रुको जरा, आखिरकार ये इटाडोरी को प्लेयर्स के अंदर काउंट क्यों कर रहा है? हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो जिन लोगों को केंजेकू से कोई कर्स टेक्निक और कर्स ऑब्जेक्ट मिला है वही ऑटोमेटिकली कलिंग गेम के पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, पर बाकियों को तो कॉलोनी के अंदर एंटर करना पड़ता है ना। पर इटाडोरी तो कॉलोनी के अंदर एंटर ही नहीं हुआ है। तो इटाडोरी को केंजेकू की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसने बताया होता है कि उसने बहुत सारे सॉर्सरर्स के साथ बहुत साल पहले वाउस बनाए होते हैं, और क्योंकि केंजेकू 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता होता है, तो उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ सुकुना की वजह से हो रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि सुकुना उन सॉर्सरर्स में से एक है जिन्होंने केंजेकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिस वजह से वो कर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो फुशिगुरो कहता है, तो क्या कलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है? पर फिर भी ये बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुमने तो सुकुना की फिंगर अपनी मर्जी से खाई थी और मैंने उसे देखा था। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? चलो फिलहाल के लिए इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो इटाडोरी, अपने कोगाने की मदद से हमें प्लेयर की इंफॉर्मेशन दिखाओ। तो इटाडोरी के कहने पर कोगाने प्लेयर्स की लिस्ट खोल देता है, जहाँ फुशिगुरो देखता है कि काशिमो ने एक रूल को ऐड किया है। तो इस प्लेयर के पास पहले 200 पॉइंट्स थे और अब रूल ऐड करने के बाद 100 पॉइंट्स ही बचे हैं। पर आखिरकार इसने ये रूल ऐड क्यों किया है? और अगर इसके पास इतने पॉइंट है तो इसने पक्का कुछ दिनों में कम से कम 40 लोगों को तो जरूर मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रूल को ऐड करने के पीछे इसका कोई सही मोटिव होगा। पर लगता है अब हम कलिंग गेम को बिना किसी को मारे आगे बढ़ा सकते हैं। तो कोगाने, मुझे बस वही प्लेयर्स दिखाओ जिसके 100 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो कोगाने इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि वो इटाडोरी के अलावा किसी के ऑर्डर्स नहीं मानने वाला होता। पर इटाडोरी उसे वैसे करने के लिए कहता है जैसा फुशिगुरो कह रहा होता है। तो मिकी जैसे लोग जो कि बैरियर्स में फंस गए हैं, उनके अलावा सारे 5 सोर्सरर्स इस टाइम नई बॉडी में हैं, पर उन्होंने किसी न किसी कारण से केंजेकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो शायद इस टाइम उनमें से किसी का कलिंग गेम में पार्ट लेने का कोई मन ना हो। तो इसलिए हमें किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढना होगा जिसके पॉइंट्स काशिमो की तरह हो और उसे रूल्स को ऐड करने में
में कोई इंटरेस्ट ना हो, ताकि हम उस पर दबाव डाल के एक ऐसे रूल को ऐड करवा सके जिससे कि सुमिकी और उसके जैसे लोग कलिंग गेम से बाहर निकल सकें। तो कोगानी दिखाता है कि वहाँ पर काशिमो के अलावा एक और प्लेयर है जिसका नाम हिरोमी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें सबसे पहले 8th रूल का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर एक प्लेयर के स्कोर 19 दिनों तक सेम रहेंगे तो वो मारा जाएगा। जिस वजह से हमें एक ऐसा रूल ऐड करवाना होगा ताकि हम उन पॉइंट्स को अपने साथियों के साथ एक्सचेंज करवा सकें। जिस वजह से अगर फ्रेंड्स आपस में पॉइंट्स को एक्सचेंज करवाते रहेंगे तो उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो तो हम एक ऐसा रूल भी ऐड करवाएंगे जिसमें प्लेयर पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम से बाहर निकल सके। पर इससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाले रूल पर असर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, पर शायद ये इस कंडीशन पर काम करे कि एक प्लेयर गलती से एक सब्स्टिट्यूट नॉन प्लेयर को गेम में ले आया है। पर ये रूल मानना ना मानना ये तो कोगाने की मर्जी होगी ना। ये तो बात की बातें हैं, पर अभी के लिए हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है। जिस वजह से हम प्रिजन रिल्म सील को तोड़ने वाली एंजल को ढूंढते हुए काशिमो और हिगुरुमा को भी टारगेट करेंगे और उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो हम यहाँ पर केंजेकू और इटाडोरी की फ्रेंड तासाकी को देखते हैं, जो कि केंजेकू को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और उससे उसके बारे में पूछने लगती है। मैं यहाँ आने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं एक ऐसा सॉर्सरर हूँ जिसने यहाँ पर बैरियर बनाया है, क्योंकि ये जगह कलिंग गेम के लिए चुनी गई है जहाँ पर लोग एक दूसरे को मारेंगे। एक दूसरे को मारेंगे? क्या तो ये सब कुछ मेरे घर के बाहर नहीं कर सकते? तुम बहुत ज्यादा फनी हो। एग्जीक्यूशन साइट के रिमेन्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और क्योंकि वो बैरियर का सेंटर है तो उसके आसपास के 5 से 6 किलोमीटर तक ये बैरियर फैला हुआ है, जिसे क्रिएट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो इसलिए मैं इसे ऐसे यहाँ से नहीं हटा सकता। पर तुम चिंता मत करो, जो लोग बैरियर के अंदर पहले से ही हैं, उन्हें बाहर निकलने का एक मौका जरूर मिलेगा। तो बताओ, क्या तुम बैरियर के बाहर उठना चाहोगी? क्या मैं इस टाइम सपना देख रही हूँ? ये एक कर्स है जो कि ड्रीम और रियलिटी की बीच की स्पेस है, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। और जिन्हें जल्दी थी वो पहले से ही बाहर पहुंच चुके हैं। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया था, मेरे बेटे के साथ दोस्ती करने के लिए शुक्रिया। तो सास्के की नींद टूट जाती है और उसके सामने उसका और इटाडोरी का दोस्त इगुची होता है, और वहाँ पर और भी ऐसे लोग होते हैं जो कि बैरियर से बाहर आ गए होते हैं। तो इगुची और सासाकी उस बैरियर को देखने लगते हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जिस वजह से सास्की इगुची से केंजेकू के बारे में पूछने लगती है, और इगुची उसे बताता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने उसे देखा है। जिस वजह से सास्की पूछने लगती है कि क्या उसने अपने बेटे के बारे में भी बताया है, पर इगुची इससे मना कर देता है। जिस वजह से सास्की को इटाडोरी की याद आने लगती है। तब यहाँ कोगाने की प्लेयर वाली लिस्ट में उन्हें एंजल नाम की कोई पर्सन नहीं मिलती है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि शायद एंजल का रियल नेम एंजल ना हो। मास्टर टेंगन ने कॉलोनी नंबर 2 के बारे में बताया था, जो कि इस टाइम ईस्ट टोक्यो में है, तो इसलिए शायद हमें एंजल को वहाँ पर ढूंढना चाहिए। तो क्या तुम्हें पता है कि वो एंजल दिखाई कैसे देती है? जब हम उसे देखेंगे तब हम उसे पहचान जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं और पांडा कॉलोनी नंबर 2 को संभालते हैं, और इटाडोरी और फुशिगुरो कॉलोनी नंबर 1 को देखेंगे, और किरारा बैरियर के बाहर रहेगा। ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉइंट्स के अकॉर्डिंग काशिमो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए उसे मुझे हैंडल करना चाहिए। और पांडा, तुम्हारी सूंघने की शक्ति अच्छी है, जिस वजह से तुम एंजल को ढूंढने में फोकस करना। यूटा इस टाइम किसी के साथ कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि बैरियर के अंदर सेल फोन्स काम नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें कोई बाहर चाहिए जो कि चीजों पर नजर रख सके। तो इसलिए किरारा, तुम बाहर रहोगे। तो इटाडोरी सुकुना की वजह से फुशिगुरो और उसके साथ में रहने के खिलाफ होता है, पर फुशिगुरो उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचने के लिए कहता है। जिस वजह से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं सुमिकी के पास अपनी पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ 7 दिन और 12 घंटे बचे होते हैं। मैं कोगाने हूँ और इस बैरियर के अंदर एक कलिंग गेम नाम का खतरनाक कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो इसलिए अगर आप अंदर कदम रखेंगे तो आप प्लेयर बन जाएंगे। तो क्या आप लोग अंदर एंटर करने के लिए तैयार है? तो हकारी, पांडा, फुशिगुरो और इटाडोरी इसके लिए हाँ कर देते हैं। तब हम यहाँ पर टोक्यो की कॉलोनी नंबर 1 देखते हैं, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स हानियो और अमाई नए प्लेयर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, और हानियो अमाई को नजर रखने के लिए कह रही होती है। तब यहाँ फुशिगुरो इटाडोरी को रीइंकार्नेट सोर्सरर से बचकर रहने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से इटाडोरी उसे उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। यहाँ पर मौजूद कुछ प्लेयर 1000 साल पुराने हो सकते हैं, पर चाहे लोग 100-200 साल पुराने क्यों ना हो, पर फिर भी उनकी जिंदगी की वैल्यू बहुत ज्यादा अलग होती है। और ऊपर से ये लोग तो सॉर्सरर्स हैं, जिस वजह से इनके लिए मौत तक लड़ना नॉर्मल बात है, और ये लोग यही चाहते हैं। जिस वजह से इन्होंने केंजेकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है
और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि काशिमो और हिगुरुमा पुराने सॉर्सरर्स हो, तो इसलिए नेगोशिएशन की उम्मीद तो मत ही रखना। पर जो नए सॉर्सरर्स हैं वो शायद इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, तो तुम उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। तो इटाडोरी कहता है तो इसका मतलब इनके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव चीजें कर्स स्पिरिट्स हैं। तो फुशिगुरो भी कलिंग गेम का प्लेयर बन जाता है और वो लोग हिगुरुमा के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए कॉलोनी नंबर 1 में घुस जाते हैं। पर तभी अचानक से इटाडोरी आसमान से नीचे गिरने लगता है और उसे फुशिगुरो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से हमें पता चलता है कि जब भी कोई प्लेयर कलिंग गेम के बैरियर के थ्रू क्रॉस होता है तो गेम रैंडमली उस प्लेयर को 9 में से किसी एक लोकेशन में ट्रांसफर कर देती है। और बैरियर्स के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि गेम मास्टर ने डिसाइड नहीं किए हैं, जिस वजह से कुछ इंडिविजुअल्स ने उन 9 जगहों पर अपना बसेरा जमा लिया है ताकि वो लोग उन नए प्लेयर्स को टारगेट कर सके जिन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता है। तब यहाँ अमाई इटाडोरी को लाइट दिखा के अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिस वजह से इटाडोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर तभी हानियो आकर इटाडोरी के साथ जोर से टकरा जाती है, पर इटाडोरी इससे बच जाता है, जिससे कि हानियो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके इस अटैक से बहुत से लोग वहीं पर मर जाते हैं, जिस वजह से उसे समझ में आ गया होता है कि इटाडोरी टफ है। तो इटाडोरी छत के ऊपर लैंड करके हानियो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से हानियो अपने साथी हावा को भी वहाँ पर बुला लेती है। तो इटाडोरी एक पत्थर को हानियो के ऊपर फेंकता है, जिससे कि हानियो को चोट लग जाती है क्योंकि वो पत्थर कर्स एनर्जी से भरा हुआ होता है और हानियो एक बिल्डिंग की छत को तोड़कर अंदर गिर जाती है। ये तो बहुत जल्दी नीचे गिर गई, पर मुझे तो इससे भी हिगुरुमा के बारे में पूछना था और अब तो मुझे फुशिगुरो को भी ढूंढना पड़ेगा। तो हानियो का साथी हावा वहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने पार्टनर की बुरी हालत को देखकर इटाडोरी पर गुस्सा करने लगता है और इटाडोरी ये तय करता है कि अब वो हावा से ही हिगुरुमा की इंफॉर्मेशन निकलवा के रहेगा। यहाँ पर तो हावा आ गया है, तो क्या उस लड़के ने हानियो को हरा दिया? लग रहा है जैसे कि मैं इस लड़के को किसी न किसी तरह तो जानता हूँ। रुको जरा, ये तो इटाडोरी है। तो यहाँ फुशिगुरो के ऊपर भी एक लड़की ने हमला कर दिया होता है, पर फुशिगुरो ने उसे अच्छा सबक सिखाया होता है। आखिरकार तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इसकी शुरुआत तुमने की थी, मुझे लगा नहीं था कि इटाडोरी और मैं इस तरह अलग हो जाएंगे, और मैं तो अपने शिकिगामी के जरिए भी उसे लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से इस कॉलोनी का एरिया शिबुआ से ज्यादा है और इटाडोरी पक्का मुझसे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर होगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या ढूंढना है। और लड़की, क्या तुम किसी हिगुरुमा नाम के सॉर्सर को जानती हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने मुझे हरा दिया तो इस वजह से मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी? बकवास करना बंद करो और जवाब दो। ठीक है देती हूँ। हिगुरुमा वही बंदा है ना जिसके पास 100 पॉइंट्स है, तो शायद मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। वैसे मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जल्दी बताओ कि आखिरकार मुझे करना क्या है? तुम्हें मेरा नाइट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो फिर आप जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे रास्ता दिखाओ। और हाँ, एक नाइट के तौर पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अगर तुम सच कह रही होगी तो मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, पर अगर तुमने मुझे झूठ कहा तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं इटाडोरी की तरह नहीं हूँ, जिस वजह से मैं लोगों को मारकर 100 पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरा नाम रैमी है, तो इसलिए आगे से मुझे यही बुलाना। तो यहाँ इटाडोरी हवा के ऊपर पत्थर फेंक रहा होता है और वो अपने बालों से बने प्रोपेलर की मदद से वो उस हमले से बच पा रहा होता है, जिस वजह से इटाडोरी कूदकर उसकी टांग पर लटक जाता है और उसे सीधा बिल्डिंग में दे मारता है। और इससे हवा को एहसास हो जाता है कि इटाडोरी कितना ताकतवर है। तो हवा अपने प्रोपेलर से इटाडोरी के ऊपर हमला कर देता है, पर इटाडोरी उसके हमले से बच के उससे दूर चला जाता है। मुझे तो लगा था कि ऊपर रहने में इसे एडवांटेज है, पर ये तो सिर्फ अपने प्रोपेलर से ही हमला कर सकता है, जिस वजह से इसे मुझ पर हमला करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसे अब अंदर ले जाऊंगा। तो इसे क्या लगता है कि ये अंदर जाके मेरे प्रोपेलर से बच सकता है? पर इसे नहीं पता है कि मैं अपने प्रोपेलर की लेंथ और एंगल को एडजस्ट कर सकता हूँ और इसकी रोटेशनल स्पीड और टफनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ, जिस वजह से ये नहीं बच सकता और मेरा प्रोपेलर तो स्टील रोड्स को भी काट सकता है। तो हवा अपने प्रोपेलर की मदद से अंदर सब कुछ काटते हुए इटाडोरी की तरफ जा रहा होता है। तो ये मेरी तरफ आ रहा है। जिस एयरप्लेन वुमेन ने मुझ पर पहले हमला किया था वो इतनी टफ थी कि वो मुझे बिल्डिंग के आर पार कर सकती थी, पर एक मामूली से पत्थर ने उसे हरा दिया। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनके हेयर्स इनकी कर्स टेक्निक के लिए जरूरी हैं, तो इसलिए इनकी बॉडी के लोअर पार्ट्स कमजोर है और ये शायद वाइंडिंग वो की वजह से है। पर चाहे इसका प्रोपेलर जितना मर्जी टफ क्यों ना हो, पर हेड हमेशा वाइटर स्पोर्ट रहता है, जिसका मतलब अगर मैं इसके हेड के ऊपर मार पाऊंगा तो मैं इसे हरा सकता हूँ। तो इटाडोरी हवा के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि हवा के सिर से खून निकलने लगता है। तो हवा को लगता है कि उसके सिर पर पंच मारने की वजह से
इटाडोरी का हाथ टूट चुका है क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और उसे लगता है कि वो फाइट जीत चुका है। पर तभी इटाडोरी उसे एक जोरदार लात मारता है। मेरा हाथ अभी भी टूटा नहीं है और हाँ, मुझे हिगुरुमा नाम के सॉर्सरर के बारे में पूछना भी है। रुको जरा, ये तो बेहोश हो गया, अब तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। तब अमाई कहता है, इटाडोरी, मुझे हिगुरुमा नाम के प्लेयर के बारे में पता है। तो कैसे हो? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो इटाडोरी सोचता है, आखिरकार इसे मेरा नाम कैसे पता है? आखिरकार तुम कौन हो? क्या हम एक दूसरे को सच में जानते हैं? तो अमाई को एहसास हो जाता है कि इटाडोरी ने उसे नहीं पहचाना है, जिस वजह से अमाई उसे बताता है कि वो उसे जूनियर हाई से जानता है, जहाँ पर इटाडोरी वेस्ट जूनियर हाई का टाइगर कहलाता था, जिस वजह से इटाडोरी को एहसास हो जाता है कि वो उसके होम टाउन से है। तो यहाँ फुशिगुरो रैमी से पूछ रहा होता है कि क्या वो किसी पुराने सॉर्सरर की रीइंकार्नेशन है, जिसके लिए रैमी मना कर देती है। ऐसी बात है? तो आखिरकार तुम यहाँ पर लड़ क्यों रही हो? जो नॉन सॉर्सरर्स खेलना नहीं चाहते थे उन्हें कॉलोनी से बाहर निकलने का मौका दिया गया था, पर हम सॉर्सरर्स को ये मौका नहीं दिया गया। और जो लोग कॉलोनी के स्टार्ट से यहाँ पर है उन्हें यहाँ पर कलिंग गेम में 12 दिन हो चुके हैं। तो इसलिए मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, बल्कि ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बच सकूँ, क्योंकि यहाँ का एक ही रूल है कि या तो मारो या फिर मर जाओ, और तुम भी ये चीज सीख जाओगे। मैंने ऐसे बहुत से प्लेयर्स देखे हैं जो कि पावर मिलने पर पागल हो गए हैं। तो इसलिए अब पास्ट और प्रेजेंट सॉर्सरर्स के बारे में सोचना बंद करो। लगता है पास्ट सॉर्सरर्स ने मॉडर्न सॉर्सरर्स को भी बैटल मोड में जाने के लिए इंस्पायर कर दिया है, जिसका मतलब जो मैंने इटाडोरी से कहा था वो सच नहीं था। रुको जरा, कम से कम ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम वहाँ तक पहुँचने से पहले मर गई तो आखिरकार मुझे वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? तो यहाँ अमाई भी इटाडोरी को हिगुरुमा की तरफ लेकर जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि अमाई ने हान्यू और हावा की टीम इसलिए ज्वाइन की होती है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक किस्म का इंसान होता है, जिसे लग रहा होता है कि अगर वो अकेला रहेगा तो वो मर जाएगा। तो इटाडोरी अमाई से हिगुरुमा के बारे में पूछने लगता है और फुशिगुरो ने भी रैमी से यही सवाल पूछा होता है, जिस वजह से वो दोनों उन दोनों को बताते हैं कि स्ट्रोंग लोग वहाँ पर है जहाँ पर खाने की सप्लाई ज्यादा है, जिस वजह से हिगुरुमा इस टाइम इकेबुकुरो शिनजुकू में होता है, जिस वजह से इटाडोरी और फुशिगुरो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो वहाँ जाकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। तब हम यहाँ पर कलिंग गेम के एक प्लेयर रेगिस्टार को देखते हैं। आखिरकार इतना टाइम क्यों लग रहा है? आखिरकार कब वो लड़का मेरे लिए अगले लूजर को लेकर आएगा? तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हम अमाई और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो कि एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। ये लोग ना ही स्मार्ट हैं और ना ही एथलेटिक, पर फिर भी इन्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है, जिस वजह से मुझे अब फ्लो के साथ ही जाना चाहिए ताकि मैं इन्हें गुस्सा ना दिला दूं। और ये इस वजह से है ताकि बाकी लोग मुझे बुली ना करें। वैसे कभी कभी इसके कुछ अच्छे फायदे भी होते हैं। तो इटाडोरी उन लोगों को उस लड़की को परेशान करने से मना करता है, जिस वजह से अमाई को लगता है कि एक और बेवकूफ आ गया है और उसका एक दोस्त इटाडोरी को सबक सिखाने के लिए उसे मुक्का मारने लगता है। और तभी इटाडोरी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर अमाई भी हैरान हो जाता है। तब उस बंदे के दो और साथी इटाडोरी को मारने आ जाते हैं, पर इटाडोरी उनका भी बुरा हाल कर देता है और अमाई को घूरने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये अमाई और इटाडोरी की पहली मुलाकात होती है जब वो लोग अपने स्कूल में मिले होते हैं। तब हम यहाँ पर फुशिगुरो को देखते हैं। ओए, अगर तुम शिनजुकू जाने के लिए इकेबुकुरो से जा रही हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारी सप्लाईज हैं, जिस वजह से हमें और भी प्लेयर्स मिल सकते हैं। उस रास्ते पर जाने के मेरे 2 रीजन है। पहला तो ये कि वो रास्ता सिंपल है और दूसरा वहाँ पर मेरा पेस है, तो इसलिए मुझे वहाँ जाकर आराम से शावर लेने दो, क्योंकि मैंने कल से आराम बिल्कुल भी नहीं किया है। तब हम यहाँ पर अमाई और इटाडोरी को देखते हैं, जहाँ अमाई इटाडोरी को एक थिएटर ले आया होता है जो कि हिगुरुमा का बेस होता है और इटाडोरी अमाई को इसके लिए थैंक यू कह के वहाँ से जाने लगता है। क्या तुम सच में अंदर जा रहे हो? तो इटाडोरी कहता है बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ तो मुझे जल्दी करनी चाहिए। तब अमाई कहता है मैं कभी भी हिगुरुमा से नहीं मिला हूँ, पर उसने एक बार हवा को बहुत बुरी तरह मारा था, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इटाडोरी कहता है ऐसी बात है, फिर तो मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, क्योंकि मैंने भी तो उसे बहुत बुरी तरह मारा है, और वैसे भी अगर कुछ हो भी गया तो मैं कम से कम भाग तो पाऊंगा ही। तो चलो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। तो अमाई इटाडोरी के जाने से पहले उसे सॉरी कहना चाह रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कह पाता। तब यहाँ फुशिगुरो हिगुरुमा की जगह रेजी के पास पहुँच गया होता है, जहाँ रेजी फुशिगुरो को बताता है कि रैमी
ने उसे धोखा दिया है, जिस वजह से फुशिगुरो रैमी को घूरने लगता है। आप मुझे ऐसे भी मत घूरो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि रेजी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अपनी बकवास करना बंद करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। तब यहाँ हिगुरुमा बाथटब के अंदर लेटा होता है, जिसे देखकर इटाडोरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, जिस वजह से हिगुरुमा उसे बताता है कि ऐसे कपड़ों के साथ नहाने में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और आजकल वो ऐसी बहुत सी चीजें कर रहा है जो कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कभी करेगा। तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। तो तुम हिगुरुमा हो ना, तो मुझे तुमसे एक बात करनी है। रुको जरा, मैं एक लॉयर हूँ, तो अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हें मुझे हर एक आधे घंटे के 3000 रुपए देने पड़ेंगे। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? चिंता मत करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये तो बहुत ज्यादा अजीब आदमी है और इसे देखकर लग रहा है कि ये तो कोई रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये एक मॉडर्न डे सॉर्सरर है जिसकी कर्स टेक्निक अभी अभी जागी है, जिसका मतलब ये मेरी बात सुनेगा और हम डील कर पाएंगे। तुमने 100 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी कलिंग गेम को एंड करने में मदद करो, या फिर तुम एक ऐसा रूल ऐड करो जिस वजह से किसी को भी बिना वजह किसी को ना मारना पड़े। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कलिंग गेम पॉसिबिलिटीज पैदा करती है। कभी कभी लॉ पावरलेस होता है, पर अगर मुझे पावर मिली है तो इसका मतलब कलिंग गेम के रूल्स रियल हैं, जिसका मतलब अगर हम रूल्स को तोड़ेंगे तो हमें सजा मिलेगी, और वो भी नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर कोई ट्रायल्स नहीं होंगे। तो ये कितनी कमाल की बात है ना। मुझे ये तो पता है कि ये रूल्स परफेक्ट नहीं है, पर मैं फिर भी इस कलिंग गेम के बेसिक मैकेनिज्म को प्रिजर्व रखना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं इसे इतनी जल्दी खत्म होने नहीं देना चाहता। और वैसे भी मुझे रूल नंबर 2 और 8 बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से मैं भी कर्स टेक्निक रिमूवल को एक बार देखना चाहता हूँ। कलिंग गेम एक रिचुअल है, तो इसलिए अगर हमने ज्यादा देर इंतजार किया तो इस कंट्री में सभी लोग मर जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कलिंग गेम को स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी बात है, तो चलो फिर मैं अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। तो मुझे अपने 100 पॉइंट्स को यूज करने दो हिगुरुमा। क्या तुमने किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हो? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तब हम देखते हैं हिगुरुमा के पास एक शिकिगामी आ गया होता है और इटाडोरी उसे देखकर डिफेंसिव पोजीशन में चला जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि अगर हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स हैं तो उसने कम से कम 20 सॉर्सरर्स को तो मारा ही होगा, जिस वजह से वो पहले उसके हमला करने का इंतजार करने लगता है। पर तभी हिगुरुमा अपनी डोमेन डेडली सेंटेंसिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर इटाडोरी हैरान हो जाता है और सीधा हिगुरुमा पर हमला कर देता है, पर उसका हमला हिगुरुमा को टच ही नहीं करता। इस डोमेन के अंदर हम दोनों ही वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम दोनों? रुको जरा, मैं तो उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम वर्बल कॉम्बैक्ट करेंगे। तो जजमेंट, चलो इसे स्टार्ट करो। यूजी इटाडोरी पर ये आरोप है कि वो जुलाई 16, 2017 में एक कैसीनो में गया था, जबकि वो उस टाइम 18 साल से भी कम का था। तो ये सुनकर इटाडोरी बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसके बारे में सोचने लगता है। डोमेन के अंदर जजमेंट सबके बारे में सब कुछ जानती है, पर चिंता मत करो, मेरे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसका मतलब इसका रिजल्ट हमारे आर्गुमेंट्स पर डिपेंड करेगा और इस एविडेंस पर। जजमेंट ने इसे डिस्कशन के लिए दिया है और ये एविडेंस ये शो नहीं करता है कि तुमने वो क्राइम किया है या नहीं, और तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो झूठे हैं, जिसके बाद जजमेंट तुम्हें इनोसेंट प्रूफ कर देगी और तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगे। क्या ये कर्स टेक्निक ट्रायल्स के लिए है? तो क्या इसका मतलब ये बात सच थी कि ये एक डिफेंस लॉयर है? पर ये मुझे ट्रायल कम बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये मुझ पर केस कर रहा है। हिगुरुमा एक मॉडर्न सॉर्सरर है, पर इसके डोमेन से मुझे मास्टर टेंगन की बात याद आ गई है। पास्ट में सॉर्सर्स के पास डोमेन एक कॉमन टेक्निक होती थी और इस टाइम डोमेन्स डेडली अटैक से भरी हुई हैं, और हमेशा से ऐसा नहीं था। डोमेन्स बस इसलिए बनाई जाती थी ताकि आप टारगेट को उसके अंदर ले जाकर कर्स टेक्निक के रूल्स को मनवा सको, और एक डोमेन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती थी, जिस वजह से उसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स कम होते थे। तब मास्टर टेंगन की बातों को याद करके इटाडोरी को समझ में आ जाता है कि हिगुरुमा की ये डोमेन उसे फिजिकली हार्म नहीं पहुंचा सकती, और साथ में उसे ये भी एहसास हो जाता है कि उस डोमेन में हिगुरुमा को उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिस वजह से हम देखते हैं हिगुरुमा उस डोमेन के रूल्स को एक्सप्लेन करने लगता है और इटाडोरी को समझाता है कि उसे अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का टाइम मिलेगा, जिसके खिलाफ में हिगुरुमा बोलेगा, और उसके बाद जजमेंट ये डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत, जिस वजह से इटाडोरी पूछने लगता है कि अगर वो गिल्टी साबित हुआ तो
तो आखिरकार उसके साथ होगा क्या। जिस वजह से हिगुरुमा उसे बताता है कि उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे, जिसमें या तो वो चुप रह सकता है, या फिर अपना क्राइम कबूल कर सकता है, या फिर इसके लिए मना कर सकता है। और मना करने में वो फॉल्स स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से इटाडोरी कहने लगता है कि क्या वो कोर्ट में झूठ भी कह सकता है। तो हिगुरुमा उसे समझाता है कि अगर सभी लोग सच बोलते होते तो आज तक ट्रायल्स तो कभी होते ही ना। और तब हिगुरुमा उसे अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए कहता है, वैसे मैं उस कैसीनो के अंदर गया था और वहाँ की मशीनों पर खेला भी था, जिस वजह से अगर मैं झूठ बोलूंगा तभी मैं इस प्रॉब्लम से बच सकता हूँ। पर हिगुरुमा के पास एविडेंस है जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और अगर ये बात सच है कि एविडेंस ये प्रूफ नहीं करता है कि मैंने क्राइम किया है या नहीं, तो उसके बाद मेरे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला तो ये है कि अगर ये एविडेंस ये प्रूफ नहीं करता है कि मैं कैसीनो के अंदर एंटर हुआ हूँ, तो मुझे बस चुप रहना चाहिए या तो मना कर देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर ये एविडेंस सिर्फ यही प्रूफ करता है कि मैं कैसीनो के अंदर गया हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं किसी और रीजन की वजह से अंदर गया था। पर अगर पहला पॉइंट सच हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैंने खुद मान लिया है कि मैं कैसीनो के अंदर गया था, जिस वजह से मैं अपनी कब्र खुद खोद दूंगा। तो मेरे पास आखिरी पॉइंट ये बचता है कि अगर एविडेंस ये प्रूफ करता है कि मैं सिर्फ कैसीनो के अंदर गया ही नहीं था, बल्कि मैंने अंदर जाकर गेम भी खेली थी, तो मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊंगा। जिस वजह से मेरे लिए सबसे सही चीज यही रहेगी कि मैं इस इल्जाम को मान लूं ताकि मेरी सजा कम से कम हो सके। पर क्या ये कोड इस तरह काम करता भी है? तब हम देखते हैं इटाडोरी दूसरा ऑप्शन चूज करता है, जिसमें वो मान लेता है कि वो कैसीनो के अंदर गया था, पर वो ये बताता है कि वो अंदर सिर्फ वॉशरूम यूज करने गया था, जिस वजह से वो इनोसेंट है। और हमें पता चलता है कि उसने तीसरा ऑप्शन इसलिए नहीं चुना होता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि चीजें उसके कंट्रोल में रहेंगी या नहीं, जिस वजह से उसने सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन चुना होता है। तो हिगुरुमा भी अपना सबूत शो करता है, जहाँ पर उसके पास इटाडोरी की एक फोटो होती है, जहाँ पर इटाडोरी ने उस कैसीनो के नजदीक अपने कैश को एक्सचेंज करवाया होता है। इटाडोरी ने अभी अभी माना है कि ये कैसीनो के अंदर गया था, पर अगर उसने उससे पहले कैश को एक्सचेंज करवाया है तो इसका मतलब वो वहाँ पर वॉशरूम को यूज करने तो नहीं गया होगा, जिस वजह से ये पक्का वहाँ पर खेलने के इरादे से ही गया होगा। पर उस जगह पर माइनर्स की एंट्री बंद है, और जब इटाडोरी वहाँ पर घुसा था तब वो माइनर था। तो इसका मतलब मैं गिल्टी हूँ? पर ये तो सही नहीं है, क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं इसमें तो कुछ नहीं कर सकता था। जापान में गैम्बलिंग मना है, जिस वजह से कैसीनो और कैश एक्सचेंज के बीच में कोई लेना देना नहीं है। और कुछ केसेस में बहुत सारे कैसीनोज एक ही एक्सचेंज को शेयर करते हैं, पर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ट्रायल कैसीनो के अंदर एंटर करने का था, जिस वजह से तुम्हें बस मना करना था और तुम्हें बस इतना कहना था कि तुमने कभी भी उस कैसीनो को देखा ही नहीं था, क्योंकि हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं था। तो चलो फिर, अब तुम्हारे रिजल्ट का वक्त आ चुका है। द जजमेंट इटाडोरी को गिल्टी कह देती है, जिससे कि वो लोग उस डोमेन से बाहर आ जाते हैं और इटाडोरी को कुछ भी डिफरेंट महसूस नहीं हो रहा होता। पर तभी हिगुरुमा अपने हथौड़े से इटाडोरी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि इटाडोरी की बाजू के ऊपर चोट आ जाती है। पर तभी हिगुरुमा अपने हथौड़े को अपने पास बुला के उसके साइज को बड़ा करके इटाडोरी के ऊपर हमला कर देता है। ये तो अपने हथौड़े को गायब भी कर सकता है और अपने पास बुला भी सकता है, और ऊपर से इसके साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। पर सबसे बड़े पंगे की बात तो ये है कि मैं अपने कर्स एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता। तुम बहुत ज्यादा टफ हो लड़के। तब हमें बताया जाता है कि हिगुरुमा इवाटे बार एसोसिएशन में लीगल अप्रेंटिस था, जहाँ पर उसने वहाँ के चैलेंजेस को ऐसे ओवरकम किया जैसे कि वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर रहा हो, जिस वजह से उसे सभी ने जीनियस कहना स्टार्ट कर दिया। पर उसके लिए ये सब कुछ एक मामूली बात थी, क्योंकि उसे एहसास था कि नॉलेज गेन करने के लिए इतनी मेहनत तो जरूरी होती है। पर इस टाइम सॉर्सरर के तौर पर उसका टैलेंट ज्यादा शाइन कर रहा है। तो यहाँ हिगुरुमा अपने हथौड़े से बार बार इटाडोरी पर हमला कर रहा होता है और इटाडोरी उसे डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी हिगुरुमा इटाडोरी को अपने हथौड़े से पकड़कर उल्टा करके दूर फेंक देता है, पर इटाडोरी फिर बच जाता है। तब हमें बताया जाता है कि अपनी डोमेन के साथ आई हुई कर्स टेक्निक को हिगुरुमा ने बार बार एनालाइज किया है, जिससे उसने बैरियर टेक्निक के बेसिक सीखे हैं और इसी बैरियर टेक्निक से उसे रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स के बारे में पता लगा है, जो कि उसने कर्स एनर्जी कंट्रोल से सीखी हैं। और क्योंकि हिगुरुमा की कर्स टेक्निक को जागे हुए 12 दिन हो चुके हैं, तो वो एक ग्रेट 1 सॉर्सरर के लेवल तक पहुंच चुका है। तब हमें यह भी पता चलता है कि कॉलोनी के अंदर एंटर करने से पहले हिगुरुमा ने बहुत सारी कर्स
स्पिरिट और कम से कम 20 सॉर्सरर्स को मारा है जिन्होंने उस पर हमला किया था। तो तुम अपनी कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम गिल्टी पाए जाते हो तो तुम टेम्परेरीली अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई कर्स टेक्निक है ही नहीं, जिस वजह से गिल्टी होने की वजह से तुम कर्स टेक्निक की जगह अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। पर ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात है ना कि ये बिना कर्स एनर्जी के भी मेरे सामने कैसे टिका हुआ है। क्या ये इसकी फिजिकल स्टैट्स की वजह से है? इसकी स्ट्रेंथ तो सच में बहुत कमाल की है। जब एक सॉर्सरर अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने की पावर को खो देता है तो उनका कर्स एनर्जी का कंट्रोल भी कम हो जाता है। पर कर्स एनर्जी को बिल्कुल भी यूज ना कर पाना और भी ज्यादा खतरे की बात हो सकती है। पर ये फिर भी इतनी देर टिका हुआ है, जबकि मेरे एक ही हमले से कोई भी एवरेज अपोनेंट हार सकता है। तो इसलिए अगर मैं ध्यान नहीं दूंगा तो ये मुझे हरा भी सकता है, जिस वजह से मुझे अपनी पूरी ताकत लगा के इसे हराना होगा। तो हिगुरुमा फिर से अपने हथौड़े से इटाडोरी पर हमला कर देता है, पर इटाडोरी उससे बच जाता है और उसके हथौड़े को पकड़कर उससे छीनने लगता है। पर तभी हिगुरुमा उस हथौड़े को गायब कर देता है और बाथटब के पीछे चला जाता है, जिस वजह से इटाडोरी बाथटब को लात मार के उसकी तरफ फेंक देता है। पर हिगुरुमा अपने हथौड़े से उस बाथटब को तोड़ देता है, जिसके पानी से इटाडोरी का व्यू ढक जाता है और हिगुरुमा इस चीज का फायदा उठाकर अपने हथौड़े को बड़ा करके इटाडोरी के ऊपर हमला कर देता है, जिसे इटाडोरी अपनी पूरी ताकत से रोक रहा होता है। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं एक अनब्रेकेबल डॉल से लड़ रहा हूँ। ये सिचुएशन तो और ज्यादा बिगड़ती जा रही है और मुझे नहीं पता कि मैं आखिरकार कब तक इसे संभाल पाऊंगा, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द अपनी कर्स एनर्जी वापस चाहिए। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से इसकी कोई ना कोई वीकनेस तो होनी ही चाहिए। तो सोचो इटाडोरी कि आखिरकार इसकी वीकनेस है क्या। रुको जरा, इसने कहा था कि इसकी कर्स एनर्जी ट्रायल्स के लिए। हिगुरुमा मुझे रीट्रायल चाहिए। तो इटाडोरी के इतना कहते ही वो लोग वापस हिगुरुमा की डोमेन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इटाडोरी को सेकंड ट्रायल का मौका मिल गया होता है। जजमेंट ने मुझे गिल्टी डिक्लेयर किया था और मुझे सजा दी थी, पर अगर मैं इसे एडमिट ही नहीं करूंगा तो मैं रीट्रायल के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं और जजमेंट इसके लिए मना नहीं कर सकती। चलो फिर अब दोबारा से स्टार्ट किया जाए। यूजी इटाडोरी, तुम पर आरोप है कि तुमने अक्टूबर 31, 2018 को शिबुआ में बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था। तो ये सुनकर इटाडोरी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हाँ ये सच है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं इसके लिए मना करूंगा। तो जजमेंट इटाडोरी को गिल्टी घोषित कर देती है और उसे डेथ पेनल्टी दे देती है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।